हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए हिंदी इंग्लिश यहाँ पर आपको दोनों मिलेगा। ठीक है, यहां पर आप देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर देते हैं। आप ये क्वेश्चन लिखा है कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है, सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट क्या है। आपको पता होगा कि सिफेलोकॉर्डल का मतलब होता है कि जो आपका विकास होगा वो हेड से टो की तरफ होगा, मतलब सिर से पैर की ओर। कितना आसान है, नाम में ही छिपा हुआ है। तो आपने देखा इसमें क्या होगा, इसका आंसर सिंपल सा है कि शीर्षगामी सिद्धांत क्या होता है। तो विकास जो है वो सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। सिफेलोकॉर्डल याद रखना है कि सिर से पैर की तरफ। बाकी ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, तुरंत आपका सही ऑप्शन नंबर 3। और हाँ, ये जो नीचे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे ना, ये ऑप्शंस गलत हैं, तो इस पे मत जाना, ठीक है ना। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे गलत हैं। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है, किसका एग्जाम्पल है। मैंने आपको ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स सारी चीजें पढ़ाई हैं। जो सीटेट के सीडीपी में साइकोलॉजिस्ट आते हैं ना, पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, सब कुछ कराऊंगी यहीं से, पूरी थ्योरी। आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। पियाजे की थ्योरी मैंने पढ़ा चुकी हूं, वाइगोस्की की भी पढ़ा दूंगी। तो देखो, ग्रॉस मोटर स्किल्स आखिर में क्या होता है, आप बताओ। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्थूल गौतिक कौशल, ये क्या होता है। ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, मैंने हमेशा बताया है कि ग्रॉस मोटर में क्या होते हैं, लार्ज मसल्स इंक्लूडेड होते हैं, जिससे आप बड़ी बड़ी चीजें उठाते हो, काम करते हो। और वहीं दूसरी तरफ जो फाइन मोटर स्किल्स होता है, उससे आप छोटी छोटी चीजें करते हो। जैसे कि आप पकड़ के पेन से लिख रहे हो, आपने सुई में धागा पिरोया, आप दाने जो चावल के गिरे हैं जमीन पे, आप उसको उठा रहे हो, तो उसमें छोटी मसल्स आ रही हैं। और यहां पर क्या पूछा है, ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में आप बताइए, क्या यहां पर आप जो है पैर से फुटबॉल को मार रहे हैं, आपने सुई में जो है धागा पिरोया है, पेंसिल पकड़ के लिख रहे हो, ठीक है, पुटिंग बीड इन द थ्रेड, वो जो मोतियां हम पिरोते हैं ना धागे में, तो ये सारे तो आपके फाइन मोटर स्किल्स हो गए। ग्रॉस मोटर स्किल्स में तो लार्ज मसल्स होना चाहिए ना, और वहां पे आप फुटबॉल को आप पैर से मारो तो क्या वहां पर लार्ज मसल्स नहीं आएगा। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1। देखिए, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रही हूं, तो प्लीज लाइक जरूर करें। तो स्थूल गौतिक ग्रॉस मोटर में फुटबॉल को धकेलना होगा, बाकी सुई में धागा पिरोना, लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना, धागे में मोती पिरोना, ये आपका फाइन मोटर स्किल्स में आएगा। ओके, चलिए। अब एजर्शन रीजन क्वेश्चन ना आए सीटेट में, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हर बार पूछा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हिंदी इंग्लिश मैं आपको दिखाती रहूंगी, बोलती रहूंगी, बट दोनों साथ में ऐसे अगर मैं पढ़ती रही ना तो बहुत ज्यादा आपका समय जाएगा। चलिए, अब ये देखिए, अभिकथन का और रीजन का मतलब क्या होता है, इससे बच्चे बहुत डरते हैं। पिछली बार भी मैंने इतने अच्छे से समझाया, उसके बावजूद भी आप लोगों को इतना डर लग रहा था। सिंपल सी बात है कि जो यहाँ पर लिखा होता है ना अभिकथन, इसके बारे में यहाँ पर कारण दिया गया होता है, रीजन दिया गया होता है। तो आपको पहले ये पढ़ना है, उसके बाद से आप देखो कि क्या ये रीजन जो दिया जा रहा है इसके संबंध में वो सही मेल खा रहा है या नहीं खा रहा है। मेल खाए तो दोनों चीजें आपकी सही होंगी, नहीं मेल खाएगा तो आपका गलत हो जाएगा, दोनों में से कोई भी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या लिखा है कि विद्यालय जो है बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप बताओ, एक छोटा सा बच्चा है, उसके डेवलपमेंट के लिए जो सोशलाइजेशन होती है, जो समाज होता है, वो क्या इंपॉर्टेंस नहीं होता है। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे आप क्या सीख पाओगे कुछ। घर से बाहर निकलना होता है, लोगों को ऑब्जर्व करना होता है, एकदम ट्रू है। बट यहां पर इसने गलत लिख दिया। इसने क्या लिखा कि धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक कारक है। आप बताइए, मैंने आपको पढ़ाया भी था, प्राथमिक कारण समाजीकरण का हमेशा जो है आपका परिवार है, आपकी फैमिली है, ना कि धार्मिक संस्थाएं। ठीक है, ये धार्मिक संस्थाएं हो गए, स्कूल हो गया, मीडिया हो गया, बाकी कल्चर हो गया, जो भी सारी चीजें आती है ना परिवार को छोड़कर, वो सब आपका प्राथमिक नहीं, सेकेंडरी होता है, द्वितीयक होता है। तो इसीलिए ये कारण हमारा गलत हो गया। यहां पे अगर परिवार लिखा होता तो ये सही हो जाता। देखा कितना आसान है। तो आप बताइए, आपका ए तो सही है बट आर आपका गलत है। तो तुरंत इसमें देखो, ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज, इसमें ट्विस्ट है, अभी आपको बड़ा मजा आएगा ऐसे सॉल्व करने में। बट आपको पता है एग्जाम में कैसे देता है, यहां पर दिखाती हूं। एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस आपके बने रहेंगे, ठीक है। उसके ये 1 2 3 4, फिर उसके नीचे 3 4 2 1 ऐसे करके ऑप्शन आएगा। आपको लगेगा पहला सही है ना, आप तुरंत पहले पे कर दोगे, 0 नंबर मिलेगा। एग्जामिनर ने इस बार ये ट्विस्ट किया है, आपको पहला ध्यान से देख के यहाँ पे गोला भरना है। उसकी टेंशन मत लो, मेरे चैनल पे आओ ना, छोटी से छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीजें आपको एग्जाम में नहीं करनी है। तो इस बात पे प्लीज लाइक जरूर कीजिए। चलिए, अब ये जीन पियाजे है और एक एक शिफ्ट में 12 क्वेश्चन पूछे हैं। और जीन पियाजे बहुत ही फेवरेट टॉपिक है सीटेट का।
जो कि हमेशा पूछता है। देखिए यहां पर लिखा है कि जीन पियाजे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसकी क्लास ली है, प्लीज एंड स्क्रीन पे लग जाएगी, वो जरूर क्लास देखना। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं? आपको पता है जीन पियाजे की 4 स्टेज हैं, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल। ठीक है, हिंदी में भी आप इसका नाम देख सकते हो, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, जिसे हम फॉर्मल बोलते हैं। जो सबसे लास्ट वाला जो जीन पियाजे का स्टेज है ना, जिसे इंग्लिश में फॉर्मल बोलते हैं, उसमें बच्चा जो है ना कठिन से कठिन समस्याओं पे भी तर्क करने लगता है। ठीक है, और ये आपको थ्योरीज की पढ़नी होगी, मैंने पढ़ाई है, तभी जाकर आप इसमें डिफरेंस कर पाएंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट हो जाएगा। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं आप यहां पर देख सकते हो, फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, चलिए अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और हाँ, एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कभी कभी पढ़ाते समय ना एकदम हम रिदम में एकदम से लग जाते हैं कि कभी कभी मैं बताना कुछ चाहती हूँ कुछ और मैं टिक लगा देती हूँ कुछ और। तो ऐसे जब भी मिस्टेक हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेरी गलती जरूर बताना, ताकि मैं उसको सुधार कर पाऊं। ठीक है, चलिए अब ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फिर से देखिए, जीन पियाजे मैंने आपसे बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है जीन पियाजे। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें एक चीज लिखी है कि बच्चे जब नई जानकारी, देखिए बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं, स्कीमा की बात कौन करता है, डायरेक्ट पूछेगा जीन पियाजे, स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं। जीन पियाजे की शब्दावली में यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मान लीजिए मैं आपको एक जो है आज कुछ नई चीज पढ़ाऊं, ठीक है, कोई भी नई चीज समझ लो, मैंने मान लो आपको बता दिया कि कुछ नया हुआ है, तो आपने इस नई जानकारी से सामना किया, तो आप क्या करोगे, अपनी मानसिक संरचना स्कीमा में संशोधन करोगे। स्कीमा क्या होता है, जिसमें जो हमारा ब्रेन है ना, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसी को हम स्कीमा बोलते हैं। तो आपने जस्ट क्या किया, आपने अपना जो ब्रेन है, इंफॉर्मेशन जो पहले से थी, आपने उसको मॉडिफाई किया है, आपने उसको संशोधन किया है। तो जीन पियाजे इसको क्या बोलते हैं? जब भी संशोधन का वर्ड आए, याद रखना उसको हम बोलते हैं समायोजन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, यहां पर देखिए इंग्लिश में भी देख लीजिए, तो हम एकोमोडेशन बोलते हैं। जब भी कोई न्यू इंफॉर्मेशन आती है और आप अपने स्कीमा में संशोधन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं समायोजन या फिर एकोमोडेशन। बस इतना सा, एक चीज मेरी बात मानो, कहीं पर भी अगर आपको संशोधन लगता है ना तो वो आपका समायोजन होगा, एकोमोडेशन होगा। ठीक है, बाकी और भी चीजें बता देती हूं। एसिमिलेशन का मतलब होता है ना, आप कोई चीज ऐड कर रहे हो, कभी भी पूछे कि इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो वो हमारा एसिमिलेशन होता है। संशोधन करने को हम एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रखना। चलिए अब ये देखते हैं, अब वाइगोस्की और जीन पियाजे, ये ना है ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहां पर आप देखो कि इसमें पूछ रहा है ना कि ले वाइगोस्की ने इसमें से किसकी व्याख्या नहीं की है। अब आपको थ्योरी तो पता ही होगा कि ले वाइगोस्की स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं, प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं, ZPD की बात करते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए पेपर सॉल्व करने से पहले अगर आपका कोई भी साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड थ्योरी क्लियर नहीं है ना, कमेंट करना, क्योंकि थ्योरी क्लियर करना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जाकर आप कर पाएंगे। तो देखिए ये तीनों की बात करते हैं वाइगोस्की, बट इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं की है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया, मतलब अनुबंध। इन्होंने तो सामाजिक की बात की है बट कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं की है। ये कॉन्ट्रैक्ट की वजह से गलत हो गया। इन्होंने सोशल इंटरेक्शन की बात की है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट तो नेगेटिव हो गया ना, तो इस वजह से पहला आपका सही हो जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देखिए लिखा है कि ले वाइगोस्की इसमें किसकी बात नहीं करते हैं, तो पाड़ लिखा है, स्कैफोल्डिंग, प्राइवेट स्पीच है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, बट सामाजिक अनुबंध गलत आ गया। इन्होंने सोशल इंटरेक्शन की बात की है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट की। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलिए अब ये देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि ले वाइगोस्की के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में इसमें से कौन सी जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप बताइए, ले वाइगोस्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट सामाजिक में किसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है? उन्होंने समाज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। तो जब भी समाज का कहीं पर भी लिखे ना, आपको तुरंत उस पर आंख बंद करके टिक करना है, क्योंकि ये समाज की बात करते हैं। स्कीमा की बात तो पियाजे करता है, सामाजिक की बात तो ले वाइगोस्की करते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें सही हो जाएगा। जैसे कि आप इसमें देखिए,
इसकी इन्होंने सोशल इंटरेक्शन की अभी थोड़ी देर पहले बताई थी ना, लेवाइगोस की बात करते हैं। स्कीमा की बात पियाजे करता है, रिफ्लेक्सेस की बात भी पियाजे करता है। ठीक है, सारी मैंने थ्योरी में पढ़ाई हुई है पियाजे के। चलिए, आज हमारा पहला दिन है तो आज हम थोड़े से कम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ आप में से कितने लोग पढ़ने के लिए जो हैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। देखिए, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, आपको पता है लॉरेंस कोलबर्ग से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, फिर भी लोग गलत कर देते हैं। इन्होंने 3 स्टेजेस दिए हैं, 6 लेवल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी इतना कंफ्यूजन होता है। बहुत डिटेल में अच्छे से समझा दूंगी आपको। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि क्लासेस मेरी मिलती रहे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम का भी कमेंट बॉक्स में है, वहां पर भी ज्वाइन हो जाना, अपडेट आपको मिलता रहेगा। देखिए, इन्होंने 3 स्टेजेस की बात की है, और 3 स्टेजेस आपको क्रम में पता होना चाहिए। पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, यही होगा इनके स्टेजेस का। बाकी आपको तीनों पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको सही वाला देखना है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। इंग्लिश में भी बता देती हूं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, दैट्स राइट। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम याद रखो। वैसे सीडीपी इंग्लिश में पढ़ने की ज्यादा कोशिश कीजिए। चलिए, अब आप टीचर बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। 15 आपका कंटेंट आता है, 15 आपका पेडागोजी आएगा सीडीपी में। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर क्या लिखा है कि प्रगतिशील शिक्षा, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ना, वो शैक्षिक नियोजन का केंद्र होना चाहिए। कौन जो है इन चारों में से कौन जो है वो सेंटर में होना चाहिए? क्या परीक्षाएं, अध्यापक, माता पिता या विद्यार्थी? ये तो आप सभी को पता होना चाहिए कि विद्यार्थी जो स्टूडेंट है ना, वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में आपका केंद्र में होना चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अब हार्वर्ड गार्डनर से आगे है। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आसान आता है। ठीक है, देखिए लिखा है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए। बात किसकी कर रहा है ये? कवि और लेखक का। आप बताओ, कवि और लेखक में क्या होना चाहिए? उसको भाषा का ज्ञान होना चाहिए ना, क्योंकि वो लिखेगा, कवि तो लिखते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर 2, भाषा का ज्ञान होना चाहिए। शारीरिक गति तो ये काइनेस्थेटिक के लिए होना चाहिए, ना कि और अंतःवैयक्तिक भी नहीं। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। जैसे कि आपको मैं इसमें बताना चाहूं, इंट्रापर्सनल, आपको मैंने इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, इंटर मतलब क्या होता है और इंट्रापर्सनल, इन दोनों को मैं डिटेल में आपको समझा दूंगी अलग वीडियो में। ठीक है, लिंग्विस्टिक, ये बॉडी काइनेस्ट्रिक, ये तो होगा नहीं, स्पेशल भी नहीं होगा। भाषा की बात जब भी आएगी और कवि लेखक, तो आपका हमेशा भाषा ही होगा, लिंग्विस्टिक होगा। ओके, चलिए फिर आ गया आपका एजर्शन एंड रीजन, जो कि बहुत पूछता है। चलिए देखते हैं। देखिए, कथन में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों का मौखिकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यस, आप टीचर हो, आपको बच्चों को हमेशा कोई भी प्रॉब्लम पे बच्चा काम कर रहा है ना, तो उसके जो भी विचार है उसको बच्चे को बताने दीजिए, उसको अप्रिसिएट कीजिए। ठीक है ना, मोटिवेट कीजिए। देखिए, सीडीपी में कुछ टैग वर्ड्स होते हैं, पिछली बार मैंने टैग वर्ड्स बताया, उससे इतने सारे बच्चे जो हैं मोटिवेटेड हो गए और उनका क्वेश्चन भी बहुत सॉल्व हुआ। ये टैग वर्ड्स एक ट्रिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। इसको देखते ही आप तुरंत सारे ऑप्शंस में से एलिमिनेट करना जान जाएंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप बताओ, क्या कथन सही नहीं है? एकदम सही है, बट कारण देखो क्या इसके संबंध में सही लिखा है। लिखा है कि भाषा, जो आपकी लैंग्वेज है और जो सोच है, वो एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। आप मुझे बताइए, आपकी लैंग्वेज और आपकी जो सोच है, क्या वो अलग है, स्वतंत्र है? वो तो स्वतंत्र नहीं है, वो इंटरडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप इंग्लिश बोलने के लिए तुरंत आप क्या करते हो? आपको लैंग्वेज बोलना है इंग्लिश, आप तुरंत अपने दिमाग में उसका ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देते हो। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, ना कि स्वतंत्र हैं। तो आपका आर गलत है, ए सही है। तो ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 सही है हमारा। ये नीचे ऑप्शंस पे कभी मत जाना, ये सारे गलत होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं 12 पे। ये देखिए, जेंडर से क्वेश्चन आता ही है। आपकी कक्षा में जब भी कोई लड़का रोता है तो बच्चे उसको क्या बोलते हैं? अरे तुम लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, क्यों लड़कियों की तरह व्यवहार कर रहे हो? ये क्या दर्शाता है? लैंगिक रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप। जब भी कोई ये बोले ना कि तुम क्यों लड़कियों की तरह ये कर रहे हो, तुम क्यों लड़कियों की तरह जो है गुड़ियों से खेल रहे हो, तो वो हमेशा आपका रूढ़िवादिता सोच को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 4 स्टीरियोटाइप। चलिए, विद्यार्थियों के अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस नजरिए से देखना चाहिए? देखिए, आप एक टीचर हो, आपको हर एक बच्चे की रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि हर एक बच्चे में
इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो आप उसको कैसे देखोगे? क्या आप उसको एक बाधा के रूप में देखोगे अपने लर्निंग में, बच्चों को पढ़ाने में? बिल्कुल भी नहीं। आपको तो बल्कि हर एक बच्चे की जो अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसको रिस्पेक्ट करके उसको क्लास में आपको सबको सम्मान देना है। विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में, या फिर एक प्रकार के असामान्य, मतलब आप किसी को बहुत अच्छा बोलो, किसी को बुरा बोलो, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। अभिसारी चिंतन के नतीजे के रूप में। अब अभिसारी क्या होता है? देखिए, कन्वर्जेंट थिंकिंग वैसे उतना अच्छा नहीं होता है। अभिसारी का मतलब होता है आप बस एक सेंटर पे सोच रहे हो, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट अभिसारी। तो आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। प्लीज कमेंट में आंसर जरूर लिखिए। तो ये है, जब भी बच्चों के अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर, हम सभी में विभिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो ये क्या है? ये नेचुरल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये सभी के अंदर, ये सभी का यूनिकनेस दिखाता है, ठीक है? आपको इसकी रिस्पेक्ट करनी है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। चलिए, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपके एक लाइक से कुछ नहीं होता है, बस ये है कि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंचेगी जो फ्री में तैयारी करना चाहते हैं। अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में इसमें से कौन सा सही नहीं है? आप बताओ, मूल्यांकन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अधिगम मतलब लर्निंग। मूल्यांकन हम किस लिए करते हैं? हम देखने के लिए कि बच्चे का कितना प्रोग्रेस हुआ है, बच्चे को क्या चीज समझ में नहीं आ रहा है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी में चेंजेस लाने चाहिए। तो सही नहीं है, गलत वाले पे जाना है, याद रखना, नहीं पे ध्यान देना है। देखो, मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, ऑफकोर्स ब्रॉड होना चाहिए, मूल्यांकन सतत होना चाहिए, मतलब हर दिन आप मूल्यांकन करो, ये नहीं कि साल में एक बार परीक्षा ले रहे हो, ये गलत है। मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा करना चाहिए, ये गलत चीज लिखा है। ये दोनों तो सही है कि मूल्यांकन होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, सतत होना चाहिए, बट उसने स्टैंडर्डाइज कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया, जो कि गलत है। आप स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते हैं और ये चीज गलत है। मानकीकृत परीक्षण जो है नेगेटिव वर्ड है जिसे आपको तुरंत गलत करना है। विद्यार्थियों द्वारा स्वयं मूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए। ऑफकोर्स सेल्फ आप खुद अपना मूल्यांकन कर सकें, ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसको हमारे पढ़ाई में जो है इंक्लूड करना चाहिए। तो गलत क्या है? ऑप्शन नंबर 3। चलिए, और ये हमारा आज का लास्ट है, 15 आज कर लेते हैं। मैं देखना चाहती हूँ पहली क्लास में कितने लोग जो हैं आए हैं, कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो 30-30 क्वेश्चन का सेट लगाएंगे। शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में रचनात्मकता और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? देखिए, रचनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी, समस्या समाधान का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप टीचर बन गए हो, आप क्लास में जाओगे, आप क्या चीज ऐसे करोगे कि बच्चों के अंदर रचनात्मकता और समस्या समाधान आए? क्या आप बच्चों से ये पूछोगे कि तुमने आज क्या खाया, गांधी जी का जन्मदिन किस दिन है? ये सारी चीजें ना प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्रिएटिविटी नहीं दर्शाती हैं। आपको बच्चों को ये पूछना चाहिए कि जो इतना ट्रैफिक लग रहा है, जिसे इतना पोल्यूशन आ रहा है, बारिश होती है, बाढ़ आता है, इसका क्या रीजन है, क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे का तर्क क्या है? तो इससे क्या होगा ना, 30 बच्चे होंगे ना, तो आपको 30 आंसर मिलेगा अलग अलग तरीके का। बच्चे के पास इसके 4 से 5 आंसर होंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए। आपका नाम क्या है, इससे क्या बच्चे के अंदर आएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग? गलत। आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हो? बच्चा इस पे बताएगा कि हमको जो है अपना पर्सनल जो व्हीकल है उसको यूज ना करके हमको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा गाड़ियां जाएंगी उससे इतना फ्यूल निकलता है, ईंधन से इतनी धुआं निकलता है, तो पॉल्यूशन होगा। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन बताएंगे। आप जितना ज्यादा हो सके आप साइकिल का यूज करिए, ठीक है? तो ऐसे बच्चे बताएंगे। बहुत अच्छा आंसर है। आप कहाँ रहते हो वो बता देगा, हम दिल्ली में रहते हैं, इसमें क्या फायदा? भारत को आजादी कब मिली बता देगा, 1947 में, इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 2। आपका क्या नाम है, ये तो तुरंत अपना नाम बता देगा, बैठ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चंस को करते हैं हम बहुत अच्छे से और ऊपर से हम लोग एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। आप क्वेश्चन में देख सकते होंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाशिए पर स्थित समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए? हिंदी इंग्लिश दोनों आपको देख रहा है। आप बताओ, हाशिए पर स्थित का मतलब क्या होता है? जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो होते हैं उनके साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए? जो कि हाशिए पर स्थित है, उनकी कंडीशंस आपके कंपेयर में जो है अलग होता है। जैसे कि मान लो हम लोग बोलते हैं ना कि कोई अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाता है, किस लिए जाता है? जॉब करने के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए। तो वहां पर आपने देखा होगा कि जैसे कि अलग अलग स्टेट के बच्चे अगर दूसरे जगह जाते हैं तो उनके साथ बहुत ही अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है। स्कूल में भी किया जाता है, कॉलेज में किया जाता है, इवन पब्लिक प्लेसेस पे भी किए जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आपको सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण करना चाहिए? तो आपको हमेशा ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट करना है। उन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी उनका काफी आपको उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो बहुत सिंपल है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 2 कि उसे मान देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। ठीक है, यहां पर लिखा है कि अर्थहीन मानना चाहिए, ये तो एकदम गलत है कि आप उनको अवॉइड कर दो। नकार देना चाहिए, ये एकदम गलत है। और यहां पर लिख रहा है कि आप उनको कमतर समझो, मतलब दूसरे बच्चों से आप उनको कम समझो, ये भी गलत है। सबसे बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हमें उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है, चलिए, और प्लीज आप सब आंसर भी जरूर करें। और यहां पर चलो देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, साथ में इंग्लिश का भी यूज कर रही हूं। स्वलीनता, स्वलीनता का मतलब क्या होता है? ऑटिज्म होता है। ऑटिज्म का मतलब पहले समझो। देखो, स्वलीनता बच्चे उनको कहते हैं ना जो केवल अपने में खोए रहते हैं, उन्हें दूसरों से बात करने में, संप्रेषण करने में, कम्युनिकेट करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो बाहर के लोगों को, इवन परिवार में भी वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, बहुत कम बात करते हैं, खुद में ही खोए रहते हैं। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं स्वलीनता, जो कि दूसरों से बात नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बस इतना मतलब समझो। तो स्वलीनता से जूझने वाले विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौती महसूस करते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्षेत्र हैं कि घर वालों से भी, बाहर वालों से भी, जो कि मैंने अभी आपको बताया। फिर भी उन्हें समानता का सामर्थ्य होता है, फिर भी वो कुछ चीजें अच्छी कर पाते हैं। कौन सी चीजें? बारीक जानकारी पर ध्यान देने में, प्रभावशाली संप्रेषण तो कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो दूसरों से बात कर ही नहीं पाते हैं। संज्ञानात्मक नम्यता, ठीक है, सामाजिक परिस्थितियों को सटीक रूप से समझने में, ये भी चीज नहीं। किसमें वो सामर्थ्य होते हैं? तो वो होते हैं बारीक जानकारी पर ध्यान देने में। ठीक है, देखिए, ऑटिज्म का मतलब ये होता है ना कि आप मान लीजिए उनको बस मतलब छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, जैसे कि घर की चाबी कहाँ है, मैंने रूम का ताला बंद करके रखा था, वो कहाँ है, ये जो छोटी छोटी बारीक जानकारियां होती है ना, वो उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, बाकी बात करने में किसी से, उसमें वो एकदम जीरो होते हैं, बात नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको मैं दिखा देती हूं। अटेंशन, यहां पर देखो, जो ऑटिज्म वाले हैं वो अटेंशन टू माइनर डिटेल पे कर पाते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता नहीं है। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि अगर होती तो वो बात कर पाते। और एक्यूरेटली अंडरस्टैंडिंग, एकदम एक्यूरेटली अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ पाते हैं। एक चीज अच्छा कर पाते हैं, ऑप्शन नंबर 1, कि बारीक जानकारियों पर ध्यान दे पाते हैं। ठीक है, चलिए, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, इतने अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूं फिर भी। चलिए, अब ये देख लेते हैं। देखिए, आपको हिंदी इंग्लिश दिख रहा होगा। डिसलेक्सिया का सिंपल सा एक मतलब होता है, आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, बस आपकी लर्निंग में आपको डिफिकल्टी आ रही है ना, वही होता है हमारा डिसलेक्सिया, पठन वैकल्य। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा हो गया, स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी। कोई भी चीज पढ़ाई करने में ना आपको बहुत दिक्कत आएगी। सेंसरी इंपेयरमेंट होता नहीं है। ऑटिज्म का तो मैंने आपको अभी बताया, ऑटिज्म वाले बच्चे अपने में लीन होते हैं, स्वलीन होते हैं। हियरिंग डिसेबिलिटी का मतलब ही नहीं है इससे, डिसलेक्सिया से। ठीक है, तो पठन वैकल्य या फिर डिसलेक्सिया का मतलब होता है आपको पढ़ाई में दिक्कत आएगी, विशिष्ट अधिगम कठिनाई में, पढ़ने में दिक्कत आएगी। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलिए, सभी लोग लाइक करते जाएं, आप लोग जैसे जैसे आते जाएं। चलिए, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, आपको हिंदी इंग्लिश दिख रहा होगा। इसमें लिखा है कि दृष्टि बाधिता, मतलब जिसको देखने में दिक्कत आ रही है, ऐसे विद्यार्थियों के समावेशन में, उनको क्लास में पढ़ाने में कौन सा कारक जो है ना वो बाधा बन सकता है। जो दृष्टिबाधित जो छात्र होते हैं ना, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उनको रोकेगी, वो पढ़ाई करने में उनको दिक्कत आएगी। देखिए, टैक्टाइल पिक्चर्स का मतलब होता है कि कोई चीज छू कर, तो देखने वाले बच्चों के लिए तो काफी अच्छा है कि उनको छूकर सारी चीजें समझ में आ जाएगा। हैंड रिटन नोट्स, आपने कोई चीज अपने हाथ से लिख दी है, क्या वो बच्चा पढ़ पाएगा जब उसको देखने में दिक्कत आ रही है? तो यही तो सबसे बड़ा बाधा है। ऑडियो, ये तो एकदम अच्छा है, उसको देखने में दिक्कत आ रही है, वो सुन लेगा। और ब्रेल बुक तो बना ही है इन्हीं के लिए, जो छह बिंदुओं पे बना है। ब्रेल नहीं बनाया था कि आप इसको छूकर पढ़ सको, तो ये तो अच्छी चीज है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना हैंड रिटन नोट्स, बच्चा वो नहीं पढ़ पाएगा, उसको दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या पढ़ेगा, है कि नहीं? तो चलिए, ये हमारा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 2, हस्तलिखित नोट्स। बाकी स्पर्श करके, सुन के, उभारशील होता है ना, उभरा हुआ होता है ब्रेल पे, 6 बिंदुओं का जो बना होता है, उसको, उससे तो बच्चा पढ़ लेगा। तो ऑप्शन नंबर 2। चलिए, अब ये है सीटेट का फेमस क्वेश्चन, और जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, देखिए, आपने बहुत सुना होगा ADHD। ADHD क्या होता है? आखिर में इसका फुल फॉर्म भी तो आपको पता होना चाहिए। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। रट लो, याद कर लो, पूछता है फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में बोलते हैं अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार। इसकी बात मैं आपको बताती हूँ, इसके लक्षण अभी आप तुरंत समझ जाएंगे। जिसको भी अटेंशन, नाम में भी छुपा है, नाम में ही छुपा है अटेंशन, अटेंशन के बाद डेफिसिट लगा दिया, इसका मतलब आप जो है किसी भी काम पर जो है ज्यादा देर तक पढ़ के फोकस नहीं कर पाएंगे।
आप मान लो कोई काम करने बैठे हो, पढ़ने बैठे हो ना, आप 5 मिनट से ज्यादा आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत ही कम रहता है ऐसे बच्चों का। वो ज्यादा देर तक कोई भी चीज नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ, मतलब वो बैठ के पढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। उसको बोलते हैं ADHD। सिंपल सी बात है कि आप ध्यान नहीं लगा सकते हो ज्यादा देर तक। ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए कि हमको टुकड़ों में, छोटी छोटी चीजों में पहले उनको काम दो। अब एक ही बार आप बोलो कि तुम 1 घंटा बैठ जाओ पढ़ने के लिए, नहीं कर पाएगा बच्चा। आप उसको स्लॉट में बांटिए, छोटे छोटे टुकड़ों में, कि आप पहले 5 मिनट उसको बोलो बैठिए, फिर आप धीरे से बढ़ाइए 10 मिनट, ऐसे करना चाहिए। तब जाके उनका ध्यान वाला जो पावर है वो स्ट्रांग होगा, कंसंट्रेशन पावर। समझ गए? अब आप तुरंत आंसर निकाल लेंगे। क्या लिखा है कि ADHD से जूझने वाले विद्यार्थी कौन से गुण को अक्सर दर्शाते हैं? किस गुण को? देखिए, इसमें इसका सही आंसर अगर आपको मैं बताना चाहूं तो ये गुण की बात कर रहा है। ये तो सारी इनकी खामियां, मान लो हाई कंसंट्रेशन तो इनके में होता ही नहीं है, ये ज्यादा देर तक कोई भी चीज पढ़ ही नहीं सकते हैं। इंपल्सिबिलिटी भी नहीं होती है, मतलब आवेगशीलता, ठीक है। एबिलिटी टू बी स्टिल फॉर लॉन्ग आवर्स, अभी तो मैंने आपको बताया कि ADHD वाले बच्चे ज्यादा देर तक, ज्यादा घंटे तक नहीं बैठ पाते हैं, ठीक है ना। ये कौन से गुण को अक्सर दर्शाते हैं? तो वो है ऑर्गेनाइज्ड वर्क स्पेस। देखिए, ऑर्गेनाइज्ड वर्क स्पेस का कि मतलब वो छोटी छोटी चीजों को ना बहुत ऑर्गेनाइज करते हैं। वो हमारे लिए तो काफी इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वो अपने रूम में बुक्स होंगे, उनको बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से रख देंगे, ठीक है। रूम को भी बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रखेंगे। तो ये इस गुण को अक्सर दर्शाते हैं, ठीक है ना। हाई कंसंट्रेशन तो होता ही नहीं है, ये तो उल्टा लिख दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाता है। चलिए, अब एजर्शन रीजन हर एक शिफ्ट में पूछा है। करने का तरीका मैं आपको जैसा कि हमेशा ही बताती हूं। देखिए, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ना कि आप अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखना सॉल्व करते समय, क्योंकि हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा तो आंसर आसानी से निकलेगा। कैसे, देखते हैं। लिखा है कि अर्थपूर्ण अधिगम हेतु विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से ज्ञान सृजन करने के बहुतायत अवसर प्रदान करने चाहिए। एकदम सही लिखा है। हमको तो हमेशा सक्रिय रूप में बच्चों को ज्ञान देना चाहिए और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। एकदम सही लिखा है। अब ये रीजन लिखा है, इसी के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा है कि अधिगम ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया है। ये ना निष्क्रिय के वजह से इसने पैसिव बना दिया बच्चों को। बच्चे तो सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। रीजन गलत दिया है। तो अभिकथन आपका सही है, तर्क आपका गलत है। तो हमारा हो जाता है तीसरा। अच्छा, ये ना टैग वर्ड्स हैं। मैं आपको बहुत जल्द अपने चैनल्स पे टैग वर्ड वाली वीडियो बना दूंगी। पिछली बार बहुत से बच्चों को फायदा हुआ था। इससे क्या होता है ना कि आपको बस मान लो, समझ लो, ये ट्रिक है। आपको टैग वर्ड्स पता है, आप तुरंत आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो तीसरा सही है। तो इस बात पे एक लाइक तो होनी चाहिए और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, अब ये क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए। आप टीचर बन गए हो, आप ऐसा क्या पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे कि आपका जो लर्निंग है बच्चों के लिए वो बहुत ही इफेक्टिव हो, बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए कि उनको समझ में आए। क्योंकि हमारा मोटिव क्या है? बच्चों की समझ को बढ़ाना, ना कि रटाना। तो क्या लिखा है देखते हैं। बहुत अमूर्त और जटिल हो। क्या आप ऐसा करेंगे कि बच्चों को बहुत ही टफ काम दे दो, बहुत जटिल काम दे दो? अमूर्त हो मतलब जो बच्चों को दिखाई भी नहीं दे रहा है, आप वो पढ़ा रहे हैं, तो ये तो सही तरीका नहीं है। दूसरा लिखा है कि असंबंधित खंडों में प्रस्तुति, मतलब कि 3-4 टॉपिक हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। आपने उनको पार्ट में, खंड में, मतलब इनऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। क्या बच्चा समझ पाएगा? आप बताइए। मैं आपको कोई चीज पढ़ाऊं, उसका आगे पीछे कुछ हो ही ना, आपस में संबंधी ना हो, तो आप समझ पाएंगे? तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। उसके बाद से है कि विद्यार्थियों के सामाजिक, ये जो है ना सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, ये पॉजिटिव होता है, हमेशा सही होता है। क्योंकि बच्चा जिस समाज से है, जिस कल्चर से है, जिस बैकग्राउंड से है, आप उसको संबंध करके, रिलेट करके पढ़ाइए तो बहुत ही इफेक्टिव होगा। क्योंकि बच्चा समझेगा कि यस, ये हमारे ही कल्चर, हमारे ही समाज से जो है बातें हो रही हैं, तो वो समझेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। बाकी लिखा है कि एकदम से आसान बना दो, एकदम से सरल, ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि आप एकदम आसान, एकदम सरल बता रहे हो। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाता है। देखिए, मैं काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूं क्योंकि सीडीपी करने का यही तरीका होता है। ओके, चलिए अब यहां पर देखते हैं पहले। हाँ, देखिए लिखा है कि रिफ्लेक्टिंग ऑन वंस ओन थिंकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड। एक ट्रिक बता रही हूं, जिंदगी भर आपको याद रहेगा। कहीं पर भी किसी भी चीज में, आप हिंदी भी देख सकते हैं। देखिए हिंदी, अगर आपको कहीं पर भी अगर ये मिल जा रहा है ना कि अपनी खुद की सोच,
हमारी खुद की सोच पर जो हम चिंतन करते हैं वो क्या कहलाता है? तो याद रखना वो कहलाता है मेटाकॉग्निशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं परासंज्ञान। ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कहीं पर भी मेटाकॉग्निशन पूछ रहा है ना कि मेटाकॉग्निशन का अर्थ क्या होता है, तो अपनी खुद की सोच पर आप चिंतन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो और मैं आपसे बोलूं कि ये बताओ तुमने अभी तक कितने प्रीवियस ईयर पेपर किए, और तुमने जो भी प्रीवियस ईयर पेपर किया उसमें तुम्हारे मार्क्स कितने बने, और जो भी मार्क्स आए हैं उसमें हाईएस्ट स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट कौन सा है, तो तुम क्या करोगे? एनालिसिस करोगे अपनी खुद की। आप अपने खुद के कामों पे एनालिसिस कर रहे हो, अपनी खुद की सोच पे चिंतन कर रहे हो, चाहे कोई भी चीज हो, लेकिन कहीं पर भी आपने अपने खुद की सोच पे खुद को एनालिसिस किया, चाहे मैटर कोई भी हो, वो हमेशा होता है मेटाकॉग्निशन, परासंज्ञान। दैट्स इट। और ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आपको आगे केवीएस DSSB में भी क्वेश्चंस मिला है ये, ठीक है। तो बस हो गया हमारा एक, बस समझाया है मैंने आपको, जिसको अभिसंज्ञान या फिर परासंज्ञान भी बोलते हैं। अपनी खुद की सोच, मेटाकॉग्निशन, अभिसंज्ञान, परासंज्ञान, इतने अच्छे से समझा रही हूं। प्लीज लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ भी अपने शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये सब सीटेट ने अभी पूछा है फिलहाल, जो कि आप लोगों को बहुत टफ लग रहा था। देखिए अब इसमें क्या लिखा है ना, इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या लिखा है। नहीं पे जरूर ध्यान देना, सीटेट वाला नहीं पूछता है और लोग हाँ वाला लेके चले आते हैं करके, फिर बोलते हैं कि मेरे नंबर क्यों कम हो गए। पेपर टफ नहीं बनाता है सीटेट, बस सीटेट क्वेश्चंस के साथ खेलता है, जो कि आप समझ नहीं पाते हैं बिकॉज लैक ऑफ योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हो। देखो, अधिगम के सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है? देखो, सामाजिक संरचनावादी उपागम, यहां पर एक बार इंग्लिश भी दिखा देती हूं। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, क्या कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है? निर्माण करना। तो आप अधिगम को निर्माण कर रहे हो, मतलब बना रहे हो, सिखा रहे हो, तो कौन सा इफेक्टिव तरीका नहीं है इन चारों में से? दैट्स इट, इतना ही पूछा है। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक्टिव जो होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव वर्ड होता है, और पैसिव अगर जो होता है ना वो हमेशा नेगेटिव वर्ड होता है। तो कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो नहीं वाले पे ध्यान देना। आप देखो, पहले एक बार इंग्लिश का बता देती हूं। हाँ देखिए इसमें से पूछा ना कि कौन सा तरीका जो है वो नहीं है, तो सेल्फ इनिशिएटेड इंक्वायरी तो है ही, कि बच्चा खुद के बारे में सोच पाए, ये तो है ना, हमसे तो नहीं वाला पूछा है। एक्टिव एंगेजमेंट, अभी मैंने आपको बताया एक्टिव तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये भी है, बच्चा जो है किसी भी डिस्कशन में सक्रिय रूप से शामिल हो जाए। डिस्कवरी लर्निंग तो बहुत अच्छी चीज है, आज हम डिस्कवरी लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं कि बच्चा खुद से खोज पाए। बट पैसिव इमिटेशन, जहां पर भी बच्चा पैसिव हो गया ना, निष्क्रिय हो गया, वो नहीं कुछ सीख सकता है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा इफेक्टिव वे पूछा था ना, कौन सा प्रभावशाली तरीका नहीं है, ये हमसे पूछा है, इस पे आपको फोकस करना है। तो कौन सा प्रभावशाली तरीका नहीं है, तो वो है पैसिव इमिटेशन। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो क्या पूछा था कि कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है? ये तो प्रभावशाली है, बच्चा खुद से करेगा, ये भी बहुत प्रभावशाली, सक्रिय है। खोजी अधिगम भी प्रभावशाली है, निष्क्रिय अनुसरण प्रभावशाली नहीं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। चलिए, अब ये हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर देखिए इसमें क्या लिखा है कि विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों के विकास के लिए आपको निम्न में से किसे बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है? देखिए एक चीज समझा रही हूं, हमेशा याद रखना, एक होता है हमारा कन्वर्जेंट, एक होता है हमारा डाइवर्जेंट। अगर आप मेरे से पूछोगे कि दोनों में से समस्या समाधान या किसी भी चीज के लिए बेस्ट क्या है, तो वो होता है हमेशा डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि बच्चा जो है ना एक प्रॉब्लम के कई तरीके सोच सकता है, 4, 5, 10। बट कन्वर्जेंट क्या होता है ना, बच्चे को जो है सेंट्रलाइज्ड कर देता है, बच्चा ज्यादा नहीं सोच पाएगा। तो क्या फायदा जब बच्चा, क्योंकि आप देखो क्लास में आप प्रॉब्लम्स पूछते हो, हर बच्चा जो है कितने सारे आंसर तो देता है, कितना अच्छा तरीका है, तो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। आपको बच्चे की डाइवर्जेंट थिंकिंग पे फोकस करना है। तो कौन सा महत्वपूर्ण है, हमको किस पे बढ़ावा देना चाहिए? तो वो है अपसारी चिंतन, और जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जेंट। ठीक है, चलिए 25 भी हो गया आपका। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे भी मैं आप इस क्लास को 1 से 2 बार जरूर देखना। अब ये देखिए इसमें लिखा है कि विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाओं से अध्यापक को किस प्रकार निपटना चाहिए? अल्टरनेटिव जो कंसेप्शंस होते हैं ना, हेल्ड बाय स्टूडेंट्स शुड बी बाय द टीचर बिकॉज दे आर। तो आपको किस तरह से निपटना चाहिए ये पूछ रहा है, क्योंकि आपको पता है बच्चे में बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट आते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट आते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आप इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, लिखा है कि, एक मिनट थोड़ा सा इसको करूं नहीं तो आपको दिखेगा नहीं ढंग से।
हाँ, देखिए अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस हेल्ड बाय स्टूडेंट्स शुड बी बाय द टीचर बिकॉज दे आर। कौन सा तरीका होना चाहिए? तो एक बार हमें आप इंग्लिश देख लिए, चलिए अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। सिंपल सी चीज है, पॉजिटिव नेगेटिव पे फोकस करना, तुरंत आंसर आएगा। यहां पर क्या पूछा है? ग्रहित वैकल्पिक जो अवधारणाएं आती हैं, अल्टरनेटिव जो कॉन्सेप्ट आते हैं, आप एक टीचर हो, आप कैसे उस चीज से निपटोगे? क्या आप उनको अनदेखा करोगे? आप बताओ। ये तो बहुत गलत होता है कि आप बच्चे के किसी भी काम को अनदेखा कर रहे हो, एकदम गलत। उन्हें ठीक तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि वे अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। बच्चे के दिमाग में जो भी कॉन्सेप्ट बन रहा है ना, आपको हमेशा उसको समझना है, क्योंकि वो जो है आपके लर्निंग, बच्चों की सिखाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा एकदम सही है। तीसरा लिखा है कि कठोरता से। कठोरता तो अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हमको बच्चों के साथ प्यार से पेश आना है, ना कि कठोरता से। उन्हें बढ़ावा दो, क्योंकि विद्यार्थियों के नामीकरण के लिए बिल्कुल भी नहीं कि कोई बच्चा गलत भी तो सोच सकता है ना, तो आप उसको बढ़ावा मत दीजिए, आप उसकी बातों को समझिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यार्थी निम्न में से क्या महसूस करेंगे यदि वे यह विश्वास करने लगे कि उनके प्रयासों का कार्य के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा? मैं आपको एक चीज बता रही हूं, आपको तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। एक बार इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है? आपने देख लिया? तो इसमें क्या लिखा है, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूं। आप एक स्टूडेंट हो, आप इन चारों में से आप क्या महसूस करोगे यदि आप ये विश्वास करने लगोगे कि आपका जो प्रयास है उसका कार्य के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है? फॉर एग्जाम्पल सीटेट का एग्जाम है, आप हर दिन पढ़ाई कर रहे हो और आपको ये लगने लगे कि मेरे पढ़ाई का तो मेरा रिजल्ट पे तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा, तो आप तो बिल्कुल भी हेल्पलेस हो जाओगे, असहाय महसूस करने लगोगे, ठीक है ना। तो यही तो परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर ऐसी सोच आ गई तो आप जो है हेल्पलेस महसूस करने लगते हैं, अधिगम, अशक्तता, असाध्यता महसूस करने लगते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा तो बिल्कुल भी नहीं। आंतरिक अभिप्रेरणा तो हमको मोटिवेट करता है, क्योंकि हमारे अंदर से आता है कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं सीटेट का एग्जाम पास कर सकता हूं, ये तो पॉजिटिव है। गौरव तो बिल्कुल भी नहीं होगा, रिलैक्स आप एकदम है, ये तो एकदम उल्टा हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाता है। जैसे कि आप देखो, अगर आपने ये मन बना लिया ना कि आपके रिजल्ट पे, आपके प्रयास का, आपके एफर्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप हेल्पलेसनेस हो जाएंगे। लर्नड इंट्रिंसिक प्राइड रिलीफ पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। प्लीज जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अभी देखो इंट्रिंसिक मोटिवेशन की मैंने बात की थी और उसी से रिलेटेड नीचे ही क्वेश्चन आ गया। देखो इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन आंतरिक अभिप्रेरणा, जिसके लिए आपको किसी लालच की जरूरत नहीं है कि तुम क्लास में टॉप कर जाओ, तुमको स्कूटी दिलाऊंगा या फिर चॉकलेट, जो भी चीजें हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में ना आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं, आप खुद के लिए काम करोगे। और एक्सट्रिंसिक मतलब बाह्य अभिप्रेरणा में आपको बाहरी जो है मोटिवेशन चाहिए। जैसे कि आप मोटिवेट होने के लिए क्या करते हो, वीडियो देखते हो मोटिवेशनल स्पीकर्स के, ओके, तो वो आपका बाह्य वाला है। ये तो इंट्रिंसिक आपके खुद के अंदर से आ रहा है। तो कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना, किसी गिफ्ट, किसी पैसे के लालच में नहीं, आप नॉलेज के लिए किसी चर्चा में भाग ले रहे हो, ये होता है इंट्रिंसिक। नगद इनाम जीतने के लिए, अभी मैंने बताया पैसा के लिए, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो आपका बाह्य हो गया। सहपाठियों को, आप किसी को इंप्रेस करना चाहते हो, टीचर को, क्लासमेट को, ये तो आपका बाह्य हो गया। दंड से बचने के लिए, ये भी आपने चर्चा में भाग लिया है, मतलब आपका मन नहीं है, आप बस किसी ना किसी उद्देश्य से आप चाहते हो। बट अगर आपका मन है, आपका कोई भी आपको लालच नहीं है, ना कोई दंड का आपको डर है, तो वो होता है हमारा आंतरिक। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। देखिए इतने डिटेल में समझा रही हूं, काफी मेहनत लगती है, तो प्लीज एक लाइक तो आप लोग कर ही दो। आप लोग लाइक ही नहीं करते हो, पता नहीं क्यों। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है कि एक अध्यापिका को अपने अधिगमकर्ताओं में किस प्रकार के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए? आप बताओ, आप टीचर हो, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आप कौन से लक्ष्य को बढ़ावा दोगे? आपने कभी सोचा है कि आप टीचर बन जाओगे तो कौन सी चीजें हैं, कौन से गोल्स को आप प्रमोट करोगे लर्नर्स में? चलिए देख लेते हैं। आपने इंग्लिश भी देख लिया होगा, चलिए देखिए लिखा है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, मतलब किसी भी चीज में मास्टरी, कोई भी गोल हो। जैसे कि आजकल हम लोग बोलते हैं कि आपको दुनिया भर की चीजें नहीं पढ़ने की जरूरत है, आप कोई भी एक स्किल में मास्टरी हो जाओ, ये सही होता है। परिहार उन्मुखी महारत लक्ष्य, ये भी नहीं होगा। प्रदर्शन की दिशा में, ये भी नहीं है, और ना ही परिहार उन्मुखी प्रदर्शन लक्ष्य। हिंदी में आपको समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश में समझाती हूँ। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि हमको इसमें टैग वर्ड्स में आपको ढूंढना सिखा रही हूँ। देखिए आप टीचर हो और आप कुछ प्रमोट करना चाहते हो बच्चे के गोल के बारे में, ठीक है, तो आप हमेशा बच्चों को अप्रोच करोगे
कि मास्टरी गोल्स में बच्चा क्या करे, महारत हासिल करे किसी भी एक स्किल में। ये एकदम सही है। देखिए ये जो अवॉइडेंस वर्ड है ना, ये अपने आप में नेगेटिव होता है। कहीं पर भी आपको अवॉइडेंस मिल गया, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं, हिंदी का भी देख लो, परिहार उन्मुखी। परिहार उन्मुखी वर्ड जो है ना गलत है, ठीक है ना, परिहार उन्मुखी गलत है, तो तुरंत काट दो। बचेगा 2। तो आपको मास्टरी गोल कराना है कि परफॉर्मेंस गोल? बिल्कुल भी नहीं, परफॉर्मेंस गोल हमको नहीं बच्चों को कराना है। बच्चों को क्या कराना है, प्रदर्शन के लिए थोड़ी ना कि बच्चा प्रदर्शन करने के लिए लक्ष्य हासिल करे। हमको बच्चे के एक स्किल में उसको मास्टरी गोल्स कराना है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलिए, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये नया नया क्वेश्चन आया था, वर्ड जो कि लोगों को बहुत कंफ्यूज किया है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल शुड नॉट बी प्रमोटेड अमंग स्टूडेंट्स? इन चारों में से ऐसा कौन सा स्किल है जो आप कभी भी बच्चों में नहीं देखना चाहेंगे, अगर आप सच में एक अच्छे टीचर हैं तो देखिए क्या है। मेटाकॉग्निशन तो बिल्कुल करोगे। आप तो चाहोगे ना कि बच्चा खुद के बारे में सोच पाए, अपने कामों के बारे में, अपने पढ़ाई के बारे में। रिफ्लेक्शन तो एकदम सही है, बच्चा कम से कम चिंतन खुद से कर पाए। हम तभी तो बच्चों को पढ़ाते हैं कि बच्चे की थॉट प्रोसेस डेवलप हो सके। क्रिएटिविटी तो बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये तो कभी होगा ही नहीं। डोसिलिटी, अब डोसिलिटी का लोगों का हिंदी मतलब नहीं समझ में आएगा। देखिए डोसिलिटी अगर आप यहाँ हिंदी में भी ढूंढने जाएंगे ना, अधीनता उन्मुखी, तो भी आपको इसका मतलब नहीं समझ में आएगा। मैं आपको इसका असली मतलब समझाती हूँ। देखिए डोसिलिटी का मतलब है ना, मैं आपको बताती हूँ। आप एक टीचर हो तो आप कभी भी बच्चों में ये चीज नहीं आने दोगे कि कोई भी तुमसे कोई भी चीज बोल रहा है, कोई निर्देश दे रहा है, तो तुम उसको बहुत ही आसानी से मान जाओ। जैसा हम डॉग के साथ करते हैं ना, डॉग को बोलते हैं कि सिट, वो तुरंत बैठ जाता है। फिर उसको बोलते हैं स्टैंड, वो तुरंत खड़ा हो जाता है। रन, वो तुरंत दौड़ने लगता है। तो ये तो आप एक तरह से रोबोट बना रहे हो, मतलब कि तुम ये दिखा रहे हो, गुलामी सिखा रहे हो ना। अगर कोई सामने वाला तुम्हें निर्देश दे रहा है कि ये काम करो, तो आपको बच्चों के अंदर ये डेवलप नहीं करना है डोसिलिटी कि तुम उसको मान लो। आपको ये कहना है कि पहले उस बात को समझो कि वो बात तुम्हें क्यों मानना है और क्यों नहीं मानना है, और नहीं मानना है तो उसको अपना तर्क दो। ये होता है। और डोसिलिटी का मतलब कि कोई भी तुम्हें कोई निर्देश दे दिया, कुछ भी बता दिया, कुछ भी समझा दिया, तुम उसको मान लो, तुम अपना दिमाग ना लगाओ। इसलिए ये होगा ऑप्शन नंबर। ये हम कभी नहीं करना चाहेंगे अपने बच्चों के अंदर, तो ये हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, जिसे बोलते हैं डोसिलिटी, विनम्रता। इतना भी विनम्र नहीं बनना चाहिए कि कोई सामने वाला तुम्हारा फायदा उठा ले। समझ गए? अधीनता उन्मुखी। इसी बात पे एक लाइक जरूर कीजिए और तुरंत अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दिख रहा होगा। ये देखिए यहां पर लिखा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल पीरियड। अब देखो क्रिटिकल पीरियड हिंदी में समझ में आ रहा है, बट सॉरी इंग्लिश में समझ में आ रहा है। हिंदी में देखो लिखा है क्रांतिक अवधि। इसका मतलब क्या है? देखो अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो ना तो बहुत हेल्प हो जाता है, क्योंकि क्रिटिकल का मतलब होता है ना कि एक ऐसा कंडीशन जहां पर आपको काफी जो है एफर्ट लगाना पड़ रहा है, काफी चीजें चेंज होती हैं। उसमें अच्छा मतलब अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मोस्टली चीजें में कि एकदम से इरिवर्सिबल परिवर्तन दिखे आपको, उसको बोलते हैं क्रिटिकल, ठीक है ना। नाम से ही आपको लगेगा कि क्रिटिकल का मतलब कुछ मतलब एकदम अलग से हटके ऐसा है। तो देखिए क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल पीरियड एज्यूम्स। इसका मतलब होता है कि जो क्रांतिक अवधि है उसके संप्रत्यय की अवधारणा का मतलब होता है इरिवर्सिबल डैमेज इन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। जी हाँ, पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा। हिंदी में भी आपको बता देती हूं कि आपका जो डेवलपमेंट होता है ना, विकास के दौरान जो अपरिवर्तनीय क्षति होती है, मतलब एकदम इरिवर्सिबल जो डैमेज होते हैं ना। कई बार आपने देखा होगा कि बॉडी में अचानक से इतने सारे इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाते हैं जिसका आप कभी सोचते भी नहीं हो। सभी के साथ ऐसा नहीं होता है, बट जब भी ऐसा हो उसी को बोलते हैं हम क्रिटिकल पीरियड, ठीक है। उसी क्रिटिकल पीरियड का ही मतलब होता है कि आपका जब डेवलपमेंट हो रहा है उसी दौरान आपका इरिवर्सिबल डैमेज जो होता है ना, इरिवर्सिबल, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपरिवर्तनीय क्षति। ऑप्शन नंबर 1 सही है। बाकी के तीनों ऑप्शन तो पॉजिटिव लिखा है कि पॉजिटिव मतलब एकदम से न्यूट्रल लिखा है कि वातावरण का विकास पर, ये तो एकदम गलत है कि कोई प्रभाव ही नहीं होता है, बिल्कुल होता है। आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना, ये भी गलत है। हम कह नहीं सकते ना कि किसका ज्यादा है किसका कम है। और पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक, ये भी गलत है। तीनों एकदम गलत ही, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन से। राइट आंसर है कि अपरिवर्तनीय क्षति, ऑप्शन नंबर 1। चलिए, और भी बहुत सारी क्लासेस मैं लेती ही रहती हूँ, आपको जरूर देखना चाहिए, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप एक बार देखो। अगर आप इंग्लिश का देखो तो इसमें पूछा है कि कौन से थ्योरिस्ट जो हैं वो बिलीव करते हैं प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट। आखिर में ये होता क्या है प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट? देखिए
विकास की नमनीयता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट, में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी, जो भी विश्वास रखता है ना इसमें प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट में, वो किस दृष्टिकोण को मानते हैं इन चारों में से? सबसे पहले ये तो पता कर लो कि आखिर में ये प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। प्लास्टिसिटी क्या चीज है? देखिए, प्लास्टिसिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल, एकदम से लचीलापन। लचीलापन तो समझ रहे हो ना, कि आपका जो डेवलपमेंट है उसमें लचीलापन हो। कोई भी, जैसे कि एक होता है ना कि बहुत रिजिड होता है, और प्लास्टिसिटी का मतलब होता है एकदम लचीलापन। वो आपको कैसे समझ में आएगा? वो देखिए, ऑप्शंस में ही समझ में आएगा। क्वेश्चन का मतलब समझ गए कि लचीलापन होता है, इसका मतलब तो वो किसमें विश्वास रखते हैं? क्या वो केवल स्वभाव, देखिए केवल कहीं पर भी लिखा आता है ना, उसको तुरंत काट दो, क्योंकि केवल वाले ऑप्शंस जो हैं कभी सही नहीं होते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन पढ़ लेना, ठीक है। तो केवल वाला तो होगा ही नहीं, कि केवल जो है हमारे नेचर पे ही होता है, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा लिखा है कि पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। जो पालन पोषण है ना हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, यस ये हो सकता है। विकास हमेशा निरंतर होता है, मतलब ऐसे हो ही रहा है, बस एकदम से रुक ही नहीं रहा है। क्या ऐसा होता है? जी नहीं। विकास तो आपका जो है कभी ज्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर ज्यादा होगा, कम, ऐसे चलता रहता है। एकदम से आपकी ग्रोथ नहीं होती है ऐसे, ये भी गलत। विकास हमेशा अनिरंतर होता है, इसका अपोजिट लिख दिया कि ये मतलब इरेगुलर होता है, ये भी गलत है, ऐसा नहीं है। देखिए, जो ये लोग मानते हैं ना, देखो प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है? लचीलापन होना चाहिए। इन तीनों ऑप्शन में क्या आपको कहीं पर भी लचीलापन दिखा है कि बच्चे का जो विकास है वो किस तरीके से होना चाहिए? उसमें यही है कि जो हमारा पालन पोषण है, अगर आपको बचपन से ही जो है अच्छे जो है न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि वो आपके डेवलपमेंट को, कई बार देखा होगा आपने, बहुत से बच्चे जो है कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो चीजें नहीं मिली हैं बचपन में जो मिलना चाहिए। तो पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, और ये विश्वास करते हैं, जो कि है विकास की नमनीयता, प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चलिए, प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि बहुत छोटे बालकों के लिए समाजीकरण की प्राथमिक संस्था क्या है? हमेशा से मैंने बताया है कि जब भी प्राथमिक संस्था की बात होगी तो वो आपका परिवार होगा। परिवार के बाद जितने भी बच गए ना, वो सब आपके सेकेंडरी होते हैं, मतलब द्वितीयक होते हैं। तो यस, आपका जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, इमीडिएट फैमिली, वही होते हैं हमारे प्राथमिक संस्था। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। और ये क्वेश्चन मैं जब से मैं करा रही हूं ना, बहुत बार रिपीट हुआ है। चलिए, अब जीन पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पिछली बार भी बहुत रिपीट हुआ है। तो जीन पियाजे का जिसको भी पढ़ना है, आप प्लीज मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे मैंने जीन पियाजे की 3 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कराया है, बहुत डिटेल में। उसके बाहर एक क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। देखिए, जीन पियाजे की थ्योरी में क्या है। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, बट बहुत ही आसान है, पता नहीं कितनी बार पूछा है। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की जो संगठित, जो ऑर्गेनाइज्ड होता है ना, एकदम संगठित प्रणाली, जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाता है? अगर आप इंग्लिश में एक बार बस एक वर्ड बता रही हो ना, उसी से पकड़ लोगे आंसर। देखो, ऑर्गेनाइज सिस्टम भी बोला है, एक्शन भी बोला है, थॉट भी बोला है, इंडिविजुअल टू मेंटली रिप्रेजेंट, दिमाग की बात हो रही है कि दिमाग में आपने सारी चीजें जो है इकट्ठी रखी है, चाहे वो वस्तु हो, घटना हो, बट आपने मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और उसको सोचने की स्वीकृति दी है। तो कौन है वो? हमारा ब्रेन ही तो है। और वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? स्कीमा, क्योंकि स्कीमा में ही सारा इंफॉर्मेशन, आपके दिमाग में जितने भी इंफॉर्मेशन फुल है ना, वो सब कुछ आपके ब्रेन में है, वो सब क्या है? एक स्कीमा है। और पियाजे स्कीमा की बात करते हैं। तो जब भी कोई भी ऐसी चीजें आए, तुरंत स्कीमा पे टिक कर देना कि ब्रेन से रिलेटेड है, सारे इंफॉर्मेशन इसमें होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही इसको स्कीमा बोलते हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, फिर से पियाजे तो मतलब ये अभी पेपर हुआ है आपका, जो ऑनलाइन पेपर 24 आई थिंक जनवरी का ही ये पेपर है, उसी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखिए, पियाजे से क्या पूछा है, देख लेते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हिंदी इंग्लिश दोनों दिख रहा है आपको, मतलब जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का जो उनका सिद्धांत है, उसके अनुसार किस चरण पर अधिकतम जो बच्चे हैं ना, वो दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में काफी कठिनाई महसूस करते हैं। SPCF इनकी है ना, जीन पियाजे का सेंसरी मोटर, आपको तो पता ही है, सेंसरी मोटर हो गया, P से प्री ऑपरेशनल हो गया,
SPCF फॉर्मल हो गया, C से कॉन्क्रीट हो गया। तो ये थ्योरी चारों स्टेजेस आपको पढ़ने हैं, बट इन्होंने किस स्टेज में ऐसा बोला है। तो अगर आप ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीख गए ना तो सबसे कमाल की चीज होती है। पोस्ट कन्वेंशनल की तो बात ये करते ही नहीं है, ये तो कोलबर्ग करता है कि नहीं। प्री ऑपरेशनल की बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया SPCF। तो सेंसरी में तो इन्होंने प्री ऑपरेशनल की भी बात की, कॉन्क्रीट की भी, फॉर्मल की भी। इन तीनों की बात करते हैं, पहला तो कोलबर्ग ने बोला, तो ये तो तुरंत काट दो। अब आप मुझे बताओ इसमें क्या लिखा है कि बच्चा जो है ना दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषता जो है कठिनाई महसूस करता है। वो किस में करेगा आप मुझे बताइए। फॉर्मल जो इनका चौथा स्टेज है उसमें तो बच्चे की थिंकिंग काफी डेवलप हो चुकी रहती है, वो तो अमूर्त तरीके से भी सोचना शुरू कर देता है, ये तो होगा ही नहीं। कॉन्क्रीट भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉन्क्रीट में भी बच्चा जो है काफी हद तक, आप थ्योरी को जरूर पढ़ना, डिटेल में समझ जाओगे, उसमें भी नहीं है। प्री ऑपरेशनल में है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे ना तो क्लासिफिकेशन कर सकता है ना सीरिएशन कर सकता है, ठीक है ना। जो CCS है, ये तीनों में बच्चा जो है एकदम जीरो होता है। तो प्री ऑपरेशनल है जहां पर बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई महसूस करता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाता है। थ्योरी पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए पियाजे के क्वेश्चंस आ गए। अब हमारा लेव वाइगोस्की जो कि फेमस है, काफी इंपॉर्टेंट इनका क्वेश्चन है। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, लेव वाइगोस्की का जैसे आप नाम सुनते हो आपके दिमाग में बस यही आता होगा ना, समाज, सामाजिक, सोशल, है कि नहीं। क्योंकि इन्होंने इसी की बात की है कि बच्चा समाज से इंटरेक्शन करके सीखता है। और आप देखिए कि आपको चारों में कहीं पर भी समाज दिख रहा है। ये जेनेटिक है, ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन की बात तो ये करते ही नहीं है। सोशल इंटरेक्शन, समाज की बात, यहां पर भी देखो समाज की बात। तो वाइगोस्की जो है संज्ञानात्मक विकास में उन्होंने बोला कि वाइगोस्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है वो सामाजिक संपर्कता का उत्पाद है, सोशल इंटरेक्शंस का उत्पाद है। और अगर थ्योरी पढ़ा है तो आंख बंद करके भी जहां पर भी समाज आए उसको टिक कर दो, 100% सही हो जाएगा। तो तीसरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अब यहां पर देखिए इसमें लिखा है कि निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय जो गतिविधियां, जो हम लोग एक्टिविटीज करते हैं। अब देखो वाइगोस्की की थ्योरी का नाम क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक, है कि नहीं। आप बताइए, इनकी थ्योरी है ना, वाइगोस्की की थ्योरी है सामाजिक सांस्कृतिक। कहीं पर समाज दिखेगा, कहीं पर संस्कृति दिखेगा। आंख बंद करके आपको ले वाइगोस्की पे टिक कर देना है। बट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें नहीं समझा जा सकता। यस, इन्होंने समाज और संस्कृति की बात की है कि बच्चा अपने सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से, अपने कल्चर के माध्यम से सारी चीजें सीखता है। हम इसके बियॉन्ड जो है बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं, मतलब बिना समाज, बिना संस्कृति के आप नहीं समझा सकते हो, इससे हटकर। और इसकी संस्कृति लिखा हो, समाज लिखा हो, सोशल लिखा हो, कल्चर लिखा हो, आंख बंद करके वाइगोस्की पे जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, फेमस है कोलबर्ग। देखिए कोलबर्ग की भी मैंने थ्योरी कराई हुई है, बट मैं दोबारा से करा दूंगी। इन्होंने 3 स्टेजेस और 6 लेवल्स दिए हैं, बट काफी इसमें क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लोगों को डिफिकल्ट लगता है। मैं आपको आसान तरीके से समझा दूंगी। देखिए इसमें क्या है ना कि इनकी स्टेजेस में से आपसे ना डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो उस पर कहानी बना के पूछता है। जैसे कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होता है। मतलब बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए बात मानता है, ओबीडियंट होता है। वो कौन सा है इनका, इसमें से आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो थ्योरी है, फॉर्मल तो इन्होंने कोई बात ही नहीं की है, ये तुरंत काट दो। इनके पूरा आपको जो इनका स्टेजेस है ना वो याद होना चाहिए, जो 3 स्टेजेस हैं, ठीक है। कौन कौन सा है, तो यस प्री कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल है, पोस्ट कन्वेंशनल है। 3 ही दिया है इन्होंने, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो काट ही दो आप। तो इसमें इन तीनों में से इन्होंने किसमें बोला है कि बच्चा जो है ना वो दंड से बचने के लिए आज्ञा मानता है, ओबीडियंट हो जाता है, तो वो है प्री कन्वेंशनल, जिसे पूर्व परंपरागत स्तर बोलते हैं। ठीक है, बिना थ्योरी के आप इसको नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी ही होगी, जो कि मैंने कराया हुआ है, बट मैं दोबारा से करा दूंगी। पहला सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 9। देखिए इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट। अब देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट का आपके मन में सबसे अच्छा वर्ड होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट, जो जहां पर ज्ञान का निर्माण हो सके, हिंदी में इसको बोलते हैं संरचना हो सके। तो कौन सी एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है, इन चारों में से बताओ। और अपने आप में कंस्ट्रक्टिविस्ट बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि आजकल स्कूलों में इसी का यूज किया जाता है। तो इन चारों में से जो सबसे बेस्ट लगे ना उसको टिक कर देंगे। तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं।
देखिए सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे। देखिए पहला लिखा है कि बहुत अमूर्त विचारों पर आधारित पाठ तैयार करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अमूर्त का मतलब कि बच्चे के सामने कुछ है ही नहीं, बच्चे के सामने दिखाई नहीं दे रहा है। तो छोटे बच्चे तो अमूर्त तरीके से सोच भी नहीं सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट के माध्यम से, तो ये तो सही नहीं है संरचनावादी, क्योंकि इसमें ज्ञान का निर्माण कहां पर हो रहा है। दूसरा है कि अकेले हल करने के लिए बहुत सारी समस्याएं देना। जी नहीं, हमको बच्चों को ग्रुप में एक्टिविटी करानी है, वहां से बच्चा जो है कोऑपरेटिव लर्निंग भी सीखता है, एक दूसरे का सहयोग करना, तो ये भी कहीं पर भी निर्माण नहीं हो रहा है। अधिगम का मूल्यांकन अर्धकालीन परीक्षाओं के आधार पर करना। देखिए अर्धकालीन परीक्षाओं, पहली बात तो अगर आप कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड का यूज कर रहे हो ना, तो परीक्षा की बात मत करो इसमें, ठीक है ना। आपको ज्ञान का निर्माण करना है। बच्चा जहां पर खुद से बहुत तरीके सोच सके, बहुत सारी एक्टिविटीज आपको इन्वॉल्व करनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले। जी हाँ, देखिए क्लास में आपने अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज का जो है यूज किया है जहां पर हर एक बच्चे को लग रहा है कि मतलब वहां पे चैलेंज मिलना चाहिए, जहां पर भी चैलेंजेस मिलते हैं ना, वहां पर वो एक्टिविटी काफी अच्छी मानी जाती है, जहां पर ज्ञान का निर्माण होगा। बस एक क्वेश्चन दे दो, समस्या अकेले दे दो, परीक्षा ले लो, इससे कुछ नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए और आएगा, कंफर्म है। इनकी सारी थ्योरी का नाम याद रखना, बस पूछता है कि इसमें से इनकी कौन सी थ्योरी नहीं है और इसकी विशेषताएं क्या है, बस इतना ही पूछेगा, मैं करा दूंगी। हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन से बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया है। अब जिसको याद होगा वही कर पाएगा। देखो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की ये बात करते हैं, स्पेशल की भी बात करते हैं, इंटरपर्सनल की भी ये बात करते हैं, बट एक कॉम्प्रिहेंशन इंटेलिजेंस की ये बात नहीं करते हैं। इन्होंने कहीं पर मेंशन तक नहीं किया है। तीसरा हमारा सही हो जाता है। हिंदी में भी आप देख सकते होंगे, इन्होंने प्राकृतिक की बात की है, स्थानीय की बात की है, अंतर्वैयक्तिक की बात की है, बोधन बुद्धि की बात ये नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो याद करना पड़ेगा। चलिए अब हमारा यहां पर आ जाता है एजर्शन रीजन, जो कि 100% कंफर्म है आना आपके एग्जाम में। अब देखिए इसमें कथन पढ़ो सबसे पहले, फिर देखो क्या ये तर्क जो दिया है इसके बारे में ये सही है। चलो कथन पढ़ लेते हैं। जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा है तो अध्यापिका को उसे बोल बोल कर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यस, अगर बच्चा स्टार्टिंग में कोई काम नहीं कर पाता है ना, तो आप बच्चों को बोल बोल कर बताइए, उसको प्रोत्साहित कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए। एकदम सही लिखा है। अब तर्क क्या लिखा है इसके बारे में, मौखिकीकरण मतलब हम जो बोल के करते हैं, और वर्बल और बोल बोल कर सोचना विचारों को क्रमित करता है। यस, बोल बोल कर अगर आप कोई चीज बताओगे ना तो वो सोच और विचार को क्रमित करता है, मतलब ऑर्डर में करता है, और दी गई समस्या का हल ढूंढने में मदद करता है। मान लीजिए आपको बच्चों को बताना पड़ेगा ना कि इस क्रम से करो, लास्ट तक थोड़ी ना वो कर पाएगा। उसको स्टार्टिंग पॉइंट तो बताना ही चाहिए कि पहले ये करो फिर ये करो, ऐसे से आप बोल कर बताइए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, बट आप नहीं कर रहे हो, बच्चा खुद कर रहा है, तो काफी अच्छी चीज है। दोनों ही सही है, दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या करता है। चलिए अब हमारा अगला है क्वेश्चन 12। अब देखिए जेंडर वाला टॉपिक आता ही है, आप सभी को पता है। तो उससे क्या है, लिखा है कि कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता स्टीरियोटाइप को रोकने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। कैसे आप क्लास में जो है रूढ़िवादी सोच को कम करेंगे, तो उसके लिए आपको पूरा ऑप्शन पढ़ना होगा। बेस्ट वाला आपको इसमें से चूज कर लेना है। देखिए लिखा है कि अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जाए, या फिर जेंडर भेदभाव पर चर्चा करने से बचा जाए। बिल्कुल भी नहीं। और प्रतिबंधित मतलब रोक लगाओ, ये भी नहीं होगा। प्रतिबंधित थोड़ी ना करना है, चर्चा करने से बचना थोड़ी है, ये भी नहीं करना है। ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दे, या फिर रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए। ये तो एकदम गलत हो गया कि जो डेली एक्टिविटीज हो रही है उसमें आप जेंडर बायसनेस हो जाओ कि लड़का ये करेगा लड़की ये काम करेगी, ये भी एकदम गलत है। देखो रूढ़िवादी सोच को ना कम करने के लिए हमेशा चुनौती देनी चाहिए। आपको एग्जाम्पल जो है वो प्रस्तुत करनी चाहिए। अपनी क्लास के ही किसी बच्चे का भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि इसकी मम्मी जो है वो ऑटो चला रही है, क्योंकि आपको पता है कि ऑटो चलाने वाला जो काम है वो मोस्टली मेल करते हैं, है ना। आपने कभी देखा नहीं होगा बहुत फीमेल। लेकिन अगर आप ये बोलोगे इसकी मम्मी तो ऑटो चलाती है, या फिर आप अपने स्कूल में कोई फंक्शंस में ऐसे भी पेरेंट्स को इन्वाइट कर सकते हैं जो कि वो ऐसा काम कर रही हैं जो कि लोगों को लगता है, समाज को लगता है कि ये लड़कों के लिए बना है। जैसे किसी की अगर मदर जो है पायलट है, ठीक है, आप उनको बुला सकते हैं। बहुत सारे इंजीनियर आप मोस्टली देखो लड़के बनते हैं, तो किसी लड़की को बुला लीजिए जो काफी हायर पोस्ट पे हो, सीईओ किसी कंपनी की। मतलब मैं एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ। तो ये सारे उदाहरण प्रस्तुत करोगे ना तो उससे चुनौती मिलेगी। तो ये सारी चीजें सही होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम सही है। इंग्लिश में भी देख लो,
आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है और ना ही आपको अवॉइड करना है, अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, आपको एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करना है जो चैलेंज करे। बाकी जेंडर बायस वाली चीजें तो हमको हर दिन करनी ही नहीं है, तो गलत। इसमें से क्या होगा सही? तो तीसरा सही है। तो इतनी अच्छे से समझा रही हूं तो एक लाइक तो कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो ना ही शेयर करते हो। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है। एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए क्या करोगे? क्लास में हो आप, हर बच्चा अलग अलग समाज से है, अलग अलग उसका कल्चरल बैकग्राउंड अलग अलग है, आप क्या करेंगे ऐसा सबको अपनाने के लिए? तो क्या आप मिश्रित योग्यता समूह बनाएंगे? यस, हमको हमेशा जो है सेम ग्रुप नहीं बनाना चाहिए, मिक्स ग्रुप बनाओ जिसमें हर एक धर्म का, हर एक संस्कृति का बच्चा हो। मिक्स ग्रुप बनाओगे तो बच्चा जो है दूसरों के कल्चर की रिस्पेक्ट करना सीखेगा। पाठ्यक्रम को समृद्ध करो, पाठ्यक्रम में वो सारी चीजें इंक्लूड करो जिससे बच्चे सीखें कि अलग अलग धर्म के लोग भी एक साथ कैसे रहते हैं। अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके अपनाना। यस, जो भी चीजें आप पढ़ाते हो ना उसको हमेशा बाल केंद्रित रखो, टीचर केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित, एकदम सही है। विद्यार्थियों का नामकरण करना बिल्कुल भी नहीं। आपने देखा हो कई बार क्लास में लोग हुआ होगा आपके साथ, नामकरण कर देते हैं कि वो क्लास का सबसे तेज बच्चा है, ये एकदम पुअर बच्चा है। ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा किसमें है? ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाता है। चलिए अब हमारा 14 क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा है। अभी क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे थे, वही आ गया है। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरी है? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब कि बच्चा जो है काफी चैलेंजेस, मतलब आसान काम नहीं, डिफिकल्ट काम को कई तरीके से कर सके, सोच सके, प्रॉब्लम निकाल सके, उसका सोल्यूशन का, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके। तो क्या करना है, क्या करना इसमें जरूरी है, आप बताइए। कक्षा में आप क्या डिस्कशन और बहस को टाल दोगे? बिल्कुल भी नहीं। या फिर विद्यार्थियों को चिंतन का समय देंगे कि तुम इस प्रॉब्लम पे सोचो। यस, आपको समय तो देना ही चाहिए। और रट कर याद करने वाला हमेशा गलत हो जाता है, याद रखना रटवाना नहीं है। या फिर आप फिर से सहयोगात्मक कार्य देने से बचा जाए। सहयोगात्मक कार्य तो देना है, आप अपने सोने के लिए क्यों आराम चाहते हैं कि सो जाएंगे हम इसलिए इस काम से बच जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। याद रखना हमेशा जो है हमको बच्चों को सोचने के लिए समय देना है। दूसरा सही हो जाता है। चलिए, और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। और आज जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं ना, कम से कम 2 से 3 हजार लोग देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, प्लीज लाइक कीजिए। चलिए ये देख लेते हैं। देखिए असेसमेंट आपका टॉपिक है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है। अगर आपको मैं एक ट्रिक बताऊं तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यहां पर फॉर लिखा है, जब भी असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करें ना उसका मतलब होता है फॉर्मेटिव, कभी भूलेगा नहीं और ये पूछता भी है। और ये आपने कैसे रिलेट किया? तो ये हमने रिलेट किया, यहां पर एफ है, यहां पर एफ है, तो फॉर से हो गया फॉर्मेटिव। तो अगर आपसे कभी भी पूछे ना असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए फॉर्मेटिव। देखा आपने, ट्रिक से आपको याद हो गया। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग तो वो हो गया फॉर्मेटिव। ऑफ वाला जो है वो फॉर्मेटिव नहीं होता है, इसलिए मैंने ये ट्रिक बताई है, क्योंकि यहां भी एफ से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर देखिए यहां भी एफ से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर भी एफ, तो ये हो गया हमारा फॉर्मेटिव। अब इसका हिंदी में मतलब समझ लो। देखिए अधिगम हेतु मूल्यांकन हमेशा जो है ना रचनात्मक होना चाहिए, फॉर्मेटिव होना चाहिए, ना कि आप सबमेटिव। फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है कि आप हर दिन बच्चे का जो है ना निरंतर मूल्यांकन कर रहे हो। और आपने देखा होगा सबमेटिव होता है। सबमेटिव का मतलब क्या होता है कि आपने 6 महीने पे एग्जाम ले लिया या फिर आपने साल के लास्ट में ले लिया, वो उतना अच्छा नहीं होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में ना आप हर दिन बच्चे का देख रहे हो, प्रोग्रेस देख रहे हो कि बच्चा कौन सा काम कितने अच्छे से कर रहा है, निरंतर आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि विभिन्न सजातीय समूहों से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। अब सजातीय समूह का क्या मतलब होता है तो आपने ऊपर पढ़ ही लिया होगा, जिसमें क्या होते हैं, इन क्लास कंप्राइजिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू, जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स होते हैं ना उनके लिए क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होगी, एक टीचर को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया होगा पूरा क्वेश्चन। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या पूछ रहा है ये। विभिन्न संजातीय समूहों से आपको ध्यान रखना कि इसको ध्यान में रख के ही आंसर बताना है। पहला क्या लिखा है कि विद्यार्थियों को समान संजातियों के आधार पर वर्गीकृत। देखो ये वर्गीकृत होता है ना अपने आप में नेगेटिव है, हमको बच्चों को अलग नहीं करना है, हमको उनको बांटना नहीं है। ऐसी चर्चाएं सुसाधित करनी चाहिए जिनसे विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान हो। यस,
देखिए देखिए, अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं तो आपको उन सभी को जो है समान स्वीकृति देनी है। ओके, उनको रिस्पेक्ट देना है। और यही यहाँ पर पूछ रहा था, संजातीय समूह, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, आपके क्लास में आप पढ़ाते हो, वहां पर अलग अलग स्टेट के बच्चे होंगे, अलग अलग उनका कल्चर होगा, उनका रिलीजन अलग होगा, उसे ही बोलते हैं कि अलग अलग डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के बच्चे रहेंगे। तो आप क्या करो, उन सभी विविधताओं को, जो डाइवर्सिटी है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और उनको रिस्पेक्ट देना है। ये एकदम सही है। प्रभुत्ववादी संस्कृति पर आधारित मानकीकृत पाठ्यक्रम कहीं पर भी आएगा, वो ऑप्शन आपका हमेशा गलत होगा। हमको कोई चीज स्टैंडर्डाइज्ड नहीं करना है, ठीक है, कि आपने फिक्स कर दिया है, गलत है। विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर कोई ध्यान नहीं देना, ये तो एकदम से गलत है। तो दूसरा सही है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करें आप सब। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लिखा है कि आपका जो स्कूल है ना, वो विभिन्न सुविधाओं की पहुंच पाने के लिए सीढ़ियों, दरवाजों और दूसरे वास्तुकला संबंधित स्वरूपों द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा है। ऐसा करके स्कूल क्या करना चाह रहा है? अच्छा, मैं आपको बताऊंगी, कोई भी बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, डिसेबिलिटीज होते हैं, उनको चलने में दिक्कत होती है, तो आजकल स्कूलों में ना ऐसा रैंप बनाया जाता है ताकि बच्चों को सीढ़ियां ना चढ़ना पड़े, वो रैंप पे आराम से चढ़ सकें। तो ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है। दरवाजों से लेकर कोई भी चीज हो जो बच्चों को देखकर प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि कोई भी उनको बाधा ना हो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ऐसा स्कूल, ये तो स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या ये मुख्य धारा है? बहिष्करण तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि देखो आपके स्कूल में एक नॉर्मल बच्चा भी आएगा और एक ऐसा बच्चा आएगा जिसको, जो थोड़ा सा उसको मतलब फिजिकली जो है उसको दिक्कत होगी, चाहे वो चढ़ने में, चाहे क्लास में बैठने में। बट आपने क्या किया, आपने जो एकदम बच्चा फिट है, दूसरा बच्चा जो थोड़ा सा डिसेबल है, आपने सभी को एक साथ, मतलब एक साथ रखने की कोशिश की है कि कोई भी बाधा हो बट हम सभी को एक साथ ही रखेंगे, एक साथ पढ़ाएंगे। इसको सिंपल सा बोलते हैं समावेशन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूसिव, इंक्लूजन, ठीक है। तो इन सभी चीजों के लिए होता है समावेशन। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्या लिखा है, क्षीण दृष्टि मतलब लो विजन, कुछ बच्चों को थोड़ा सा कम दिखाई देता है, लो विजन वाले ऐसे बच्चे होते हैं जो कि उसे जूझ रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के समायोजन के लिए, मतलब इंक्लूजन के लिए, एक अध्यापक को क्या देने से बचना चाहिए? तो इन चारों में से जो नेगेटिव होगा ना, वही सही होगा। एक तो बच्चे को पहले ही देखने में दिक्कत हो रही है, तो इन चारों में से कौन सा चीज गलत है, बचना है ना आपको। दृश्य अव्यवस्थित नोट्स, आवर्धक लेंस, बड़े आकार में छपी पाठ्य पुस्तकें, ये तो एकदम से, अब जिस बच्चे को हल्का मतलब थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है तो बड़े बड़े अक्षर वाले आप उनको देंगे, ये एकदम सही है। स्पर्शनीय मतलब टैक्टाइल, जिसको बच्चा टच करके कर सके, ये तो एकदम सही है। अब आप सोचोगे कि इस पहला दूसरा तो हमें हिंदी ही नहीं समझ में आ रहा है, तो दिखा देती हूं इंग्लिश भी। देखिए इसमें लिखा है कि प्रोवाइडिंग मैग्नीफाइंग ग्लास। अब बच्चे को दिख नहीं रहा है छोटी छोटी चीजें, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से तो ऑब्वियस ही बात है बच्चा देख लेगा, है कि नहीं। बट आपने क्या कर दिया, आपने बच्चों को अव्यवस्थित नोट्स दे दिया। एक तो वैसे इसको देखने में दिक्कत आ रही है, आपने क्लटर्ड नोट्स दे दिए हैं, गिविंग विजुअली क्लटर्ड नोट्स। इससे तो बच्चों को दिक्कत आएगी, आपको इससे बचना है क्योंकि बच्चा क्या है, लो विजन वाला है। तो पहला हमारा सही हो जाता है। तो हमें क्या चीजें करने से बचना है, तो हमें जो है अव्यवस्थित नोट्स, जो दृश्य अव्यवस्थित नोट्स होते हैं, क्लटर्ड जो नोट्स होते हैं, उससे हमें बचना है। ओके, चलिए एडीएसडी का फिर से क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में रिपीट कर रहा है, देखते हैं। चलिए देखिए, जो अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता, अटेंशन डेफिसिट, जो एडीएसडी है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऐसे बच्चे, मैंने आपको पहले बताया है, जिस भी बच्चे को एडीएसडी होता है वो कोई भी काम जो है 1 या 2 घंटे तक लगातार नहीं कर पाता है, उसको बैठकर पढ़ने में भी बड़ी दिक्कत होगी, कंसंट्रेशन पावर उसका बहुत कम होता है। वो 2 मिनट 1 मिनट बैठ जाए मुश्किल से, समझ लो वही जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा है ना, क्या छोटे बच्चे को आप दे देते हो काम करने के लिए, वो तुरंत मतलब 1 सेकंड करेगा बच्चा, फिर उसको तुरंत दूसरी कोई चीज चाहिए। ये तो मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, ऐसा बड़े बच्चों में होता है। तो ऐसे विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एडीएचडी वाला बच्चा है, ठीक है। अब इन चारों में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि उसके संबंध में गलत चीज लिखी हुई है? तो चलिए देख लेते हैं। पहला लिखा है कि उन्हें किसी एक कार्य में लंबे समय तक एकाग्र रहने में अक्सर मुश्किलें होती। ऑब्वियस ही बात है, ये तो मतलब उसका विशेषता है। वे अक्सर वस्तुओं को कुलबुलाते रहते हैं और वे बेचैन दिखते हैं। यस, ये भी होता है, मतलब क्योंकि एक तो उनका अटेंशन पावर बहुत कम होता है, अटेंशन एडीएचडी में, ठीक है। वे किसी कार्य पर काम करते हुए बहुत आसानी से विचलित हो जाते हैं। जी हाँ,
उनको आप एक काम दोगे ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये जैसे कुछ बच्चों को देखना, आप 2 से 4 घंटे लगातार बैठे रह जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी जो है विचलित हो जाएंगे, ये भी एकदम सही लिखा है। उनकी काफी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है, मतलब वो काफी लंबे समय तक बैठ के पढ़ सकते हैं, काफी लंबे समय तक अटेंशन कर सकते हैं। ये तो एकदम गलत है। वो 2 मिनट भी बैठ जाए ढंग से, वही बहुत है। तो ये चीज गलत लिखी है, और गलत वाला पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब यहां पर देखते हैं, एक स्कूल में एक प्रतिभावान विद्यार्थी को मतलब काफी अच्छा है पढ़ने में, कुछ श्रेणियां छोड़कर सीधे उच्च श्रेणी में, मतलब कि उसको सीधे क्लास 5 से ना क्लास 9 में उसको मान लीजिए प्रमोशन कर दिया, मतलब क्लास 9 में उसको डाल दिया। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि उनको 1-2 क्लास जो है आगे बढ़ा देते हैं। तो प्रतिभावान विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इस स्कूल में किस उपागम का इस्तेमाल किया गया है? तो आखिर में कौन सा उपागम का इस्तेमाल किया गया है कि कोई भी प्रतिभावान जो विद्यार्थी होगा हम उसको आगे जो है प्रमोट कर देंगे? तो वो किया गया है त्वरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, इंग्लिश का भी देख लीजिए, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हिंदी में त्वरण बोलते हैं। देखिए इसका क्या मतलब है, एक्सीलरेशन का मतलब होता है ना वेरी इंटेलिजेंट, मतलब कि वो काफी बच्चा जो है पढ़ने में अच्छा है, और एक्सीलरेशन का ही मतलब यही होता है। ठीक है, समृद्धिकरण, प्रोत्साहन थोड़ी दिया जा रहा है, या सिंथेसिस थोड़ी ना हो रहा है, उसको तो पदोन्नत किया जा रहा है। और जब भी पदोन्नत करते हैं तो वहां पर जो है क्लास जो स्कूल है ना, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए त्वरण का इस्तेमाल करते हैं। किस उपागम का? त्वरण का, एक्सीलरेशन का, क्योंकि इसका मतलब होता है कि जो भी बच्चा इंटेलिजेंट होगा उसको उस क्लास में क्यों रखेंगे। मान लो 5 क्लास का बच्चा है, वो 8 क्लास तक का मैथ के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन कर ले रहा है, तो फिर उसको आगे प्रमोट करना भी चाहिए, और ये होता है एक्सीलरेशन में पहला। चलिए अब ये देख लेते हैं, अर्थपूर्ण अधिगम मतलब मीनिंगफुल। कक्षा में एक ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहां विद्यार्थियों को बहुत अधिक अवसर मिले, जहां पे बहुत अच्छे से अर्थपूर्ण अधिगम है, मतलब बच्चों को समझ में आ रहा है सारी चीजें। तो कौन से अवसर मिलने चाहिए? क्या वो एक दूसरे से कंपटीशन करें ज्ञान का निर्माण करने में, तथ्यों को रटने में? ये तो एकदम गलत। निष्क्रिय वर्ड भी गलत, जो लोग स्टार्टिंग से क्लास देख रहे हैं उन्हें समझ में आ जाएगा। निष्क्रिय का मतलब पैसिव होता है, ये तो एकदम गलत हो जाएगा। अब सबसे अच्छा क्या होता है? जहां पर भी ना अर्थपूर्ण अधिगम होता है ना, वहां पर ज्ञान का निर्माण करने का अवसर ज्यादा मिलता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट हमेशा पॉजिटिव वर्ड है, याद रखना। कहीं पर भी कंस्ट्रक्ट नॉलेज आएगा ना, वो हमेशा सही होगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव टैग वर्ड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दूसरा इसमें सही हो जाता है। चलिए अब ये देख लेते हैं, विद्यार्थियों को बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए। इन चारों में से क्या बनने के लिए? स्वतंत्र विचारक, आश्रित मतलब किसी पे डिपेंड हो जाए, गलत। निष्क्रिय अभी मैंने आपको बताया गलत वर्ड है। उच्च श्रेणी के प्रतिद्वंदी, ये भी गलत है कि आप हाई कॉम्पिटिटर्स। हमको बच्चों को कंपटीशन करना थोड़ी ना सिखाना है, हमको बच्चों को जैसे कि गोल ओरिएंटेड लर्निंग देनी है, मास्टर और मतलब किसी एक चीज में मास्टर करना है, हमको कंपटीशन नहीं सिखाना है। हमको बच्चों को किसके लिए सुसाधित करना चाहिए? तो स्वतंत्र विचारक, इंडिपेंडेंट हो बच्चा, अपनी सोच सके, अपनी सोच को लेकर। ठीक है, देखिए इंडिपेंडेंट थिंकर्स के लिए हमको बच्चों को सुसाधित करना चाहिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब एजर्शन एंड रीजन देखिए, इसमें क्या लिखा है कि शुरुआती उम्र से ही हमारा मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेशों से जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होता है। यस, बच्चा तो 9 महीने जब माँ के अंदर गर्भ में रहता है तभी से बहुत सारी चीजें सीख लेता है। आपने अभिमन्यु की कहानी तो सुनी ही होगी, है कि नहीं? तो बच्चे का जो मस्तिष्क होता है ना, वो वास्तविक सांसारिक परिवेशों से जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होता है स्टार्टिंग से ही। ये तो आप चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत डिटेल में पढ़े ही होंगे, है कि नहीं? ये एकदम सही है। बट इसका रीजन आपको देखना है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए, ये एकदम गलत है। 1 to 5 का बच्चा है, आप उसको अमूर्त पढ़ा रहे हो। बच्चा वैसे भी तर्क नहीं लगा सकता है, उसके सामने कोई चीज रख दो, हटा दो, बच्चा बहुत जल्दी भूल भी जाता है। तो ये तो एकदम गलत है। अमूर्त नहीं, हमको मूर्त रखना चाहिए। पहली बात विषय वस्तु, और आप एकदम टेक्स्ट बुक वाले पे ही फोर्स कर रहे हो। बच्चों को तो प्राथमिक में एक्टिविटी के द्वारा सिखाते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड का हम यूज करते हैं। जितना ज्यादा हो सके आप बच्चों को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए, स्टोरी सुनाइए, पोएम सुनाइए गाने के माध्यम से। तो ये तो एकदम गलत है। बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो प्लीज लाइक जरूर करें। बस ए सही है, ये हमारा गलत है। ठीक है, चलिए 24
अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस ना इस बार एग्जाम में बहुत आए हैं, ये देख लो एजर्शन रीजन वाले, तो ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अब ये हमारा अगला क्वेश्चन 24। देखिए इसमें क्या लिखा है कि अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब, कब होता है अधिगम? जब विषय वस्तु अधिक जटिल हो। एकदम से गलत है, जटिल क्यों रखना है, बच्चों को तो हमको आसानी से समझाना है। अध्यापक का शिक्षा शास्त्र जो है व्यवहारात्मक हो, मतलब बिहेवियर वाला हो। अधिगम लक्ष्य जो है परीक्षा केंद्रित हो, परीक्षा पे हमको फोकस ही नहीं करना है, परीक्षा का डर नहीं लाना है बच्चों में, गलत है। अधिगम का स्वभाव जो है वो प्रयोगात्मक हो, और यही आपका सही होगा। जितना ज्यादा जो आप पढ़ा रहे हो ना बच्चों को, वो एक्सपेरिमेंट वाला होगा उसका नेचर, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में क्या होगा ना कि बच्चा खुद करके सीखेगा, और इन तीनों में बच्चा खुद करके नहीं सीख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सबसे बेस्ट है। तो क्या होना चाहिए? इट इज एक्सपेरियंशियल इन नेचर, ठीक है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए रीना एक दी गई समस्या के समाधान हेतु, कोई उसको प्रॉब्लम दी गई है, अब इसके समाधान हेतु इसी समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्दित कर रही है, फाइंड कर रही है, कि मतलब कि मान लो आपको मैंने ये प्रॉब्लम दे दिया कि इसका सोल्यूशन लाओ, तो आप क्या करोगे? सोचोगे ना कि इसी के मिलते जुलते जो है कोई समस्या होगी, इसी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या तरीका है? ये समस्या समाधान युक्ति का कौन सा इस्तेमाल कर रही है वो? क्या वो निगमन में तो नियम होता है, ये होगा? बिल्कुल भी नहीं, निगमन थोड़ी कर रही है वो। अनुरूपक सोच, अनुरूपक होगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम आपको मैंने दिया तो आप इसी से मिलता जुलता जो है सोचेंगे, तो ये आपकी अनुरूपक सोच ही होगी। प्रकार्यात्मक होगा नहीं, ना ही स्मृति सहायक विधियां नहीं हो, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाता है। इंग्लिश में भी एक बार समझा देती हूं। देखिए रीना ने क्या किया? सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम मैंने आपको दिया, इसको सॉल्व करो, तो आपने इसी से मिलता जुलता जो दूसरे प्रॉब्लम होंगे उसको देखा कि हम इससे इसको इस स्ट्रैटेजी से इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा या कर दूंगी। तो आपने क्या यूज किया है? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में तो हम कल्पना करते हैं, ये होगा नहीं। आपने क्या किया? आपने एनालॉजिकल थिंकिंग यूज की। एनालॉजिकल का मतलब होता है कि इसी के समरूप में, जैसे कि एनालॉजिकल आपने देखा होगा ना, मैथ में भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। फंक्शनल फिक्स्डनेस लिख दिया है, हमको कोई चीज फिक्स्डनेस नहीं करनी है। न्यूमोनिक्स तो बिल्कुल भी नहीं होगा, न्यूमोनिक्स में तो हम वैसे भी शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, यहां तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 2 एनालॉजिकल थिंकिंग। जब भी आप मिलते जुलते चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं अनुरूप। दूसरा सही हो जाएगा। फिर से एजर्शन रीजन, एक ही शिफ्ट में देखिए कितना पूछा है। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। ये तो ब्लंडर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चे जो गलती करते हैं ना, उससे वो सीखते भी हैं, हमको इग्नोर नहीं करना है उनको। इसका तर्क देखो क्या लिखा है कि त्रुटियों का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं होता है। एकदम गलत। त्रुटियों का बहुत इंपॉर्टेंस है, इससे आपको पता चलता है कि बच्चा किस डायरेक्शन में सोच रहा है। दोनों एकदम गलत है। ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब ये देखिए, बस एक लिख दिया विद्यालयों को, बाकी आपको सोचना है। विद्यालयों को अब पढ़ लेते हैं क्या है। विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थितियों को अनदेखा करना चाहिए। यहीं पे गलत। अनदेखा क्यों करोगे? बच्चे तो स्कूल में पढ़ने आ रहे, बच्चा ही तो केंद्र है, बाल केंद्रित में अब बच्चे को ही अनदेखा कर रहे हो, तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आगे, क्योंकि इसने यहीं पर अनदेखा करके गलत कर दिया। विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ को अनदेखा कर देना चाहिए, ये भी एकदम गलत। हमको तो बल्कि रिस्पेक्ट करना है उनकी। विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण को अनदेखा करना चाहिए। वाह, मतलब नए ज्ञान को ही अनदेखा कर दो, ये भी एकदम गलत। हमको कभी भी बच्चों की किसी भी चीज को अनदेखा नहीं करना है, इतना याद रखना। विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। यस, बच्चे के जो इमोशनल कंडीशन है, आपको उसके प्रति विचारशील हो, और जो भी बच्चा नया निर्माण कर रहा है ज्ञान का, उस पर आपको ध्यान देना है। 4 सही है। चलिए अब ये कर लेते हैं। देखिए अधिगम असहायता मतलब हेल्पलेसनेस, कल मैंने आपको बताया भी था, जो हेल्पलेसनेस फील करते हैं ना, वैसे अधिगम असहायता से जूझते विद्यार्थी योग्यता का एक ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं, क्योंकि जो हेल्पलेस का मतलब क्या होता है कि मतलब हम कुछ कर, पहले ही मैंने सोच लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सीटेट का एग्जाम मेरा नहीं निकलेगा, अगर इसका रिजल्ट खराब आएगा, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो योग्यता का एक ऐसा दृष्टिकोण, ये कैसा दृष्टिकोण रखते हैं कि जिसमें मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा ही नहीं किया जा सकता। कि आप चाहे सीटेट के लिए कितना भी पढ़ाई कर लो, आप इसकी मतलब इसमें पास नहीं हो सकते हो।
ये सारी मेंटेलिटी, इसी को बोलते हैं असहायता। योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण क्या कहलाता है? तो ऐसे को बोलते हैं एकल सत्व दृष्टिकोण, एकल या फिर सत्व। इसका इंग्लिश याद रखो, हिंदी में इसके 1000 नाम हो जाते हैं। देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटिटी व्यू। काफी अलग क्वेश्चन पूछा था इस बार, तो याद रखना। देखो, इंक्रीमेंटल तो हो ही नहीं सकता, इंक्रीमेंटल का तो मतलब बढ़ोतरी होता है। मास्टरी ओरिएंटेड तो मैंने हमेशा बताया कि आप किसी चीज में मास्टरी हो जाइए, काफी अच्छी चीज होती है। अब लर्निंग ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी, जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं कि नहीं मेरा पास होगा, मैं मेहनत कर रहा हूं, कर रही हूं, 100% पास हो जाऊंगी। ये एंटिटी व्यू का मतलब ना एकल व्यू रख लेते हैं ये लोग, सत्व दृष्टिकोण, कि बस हम चाहे कुछ भी कर लें, हम पास नहीं हो पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, एंटिटी जिसे बोलते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं इस बार, तो प्लीज लाइक जरूर करें। आप लोगों का लाइक बहुत कम होता है, मतलब 4-5 हजार लोग देख लेते हैं और लाइक बस 200 होता है। तो इस चीज से थोड़ा सा बुरा लगता है कि मतलब इतनी मेहनत कर रही हूँ लेकिन लाइक नहीं आ रहा है, ना आप लोग शेयर करते हो। अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने हेतु यह महत्वपूर्ण है। अब सहायक वातावरण का मतलब क्या होता है? जहां पर जो सारे बच्चे हैं वो एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे से सीखें। तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यार्थियों की रुचियों का अनदेखा करें, ये तो अभी गलत हो गया। अभी मैंने बताया अनदेखा करना ही नहीं है। विभिन्न हिस्सेदार, देखो एक बच्चे के डेवलपमेंट में उसके माता पिता, उसके टीचर्स और जो उसके क्लासमेट होते हैं ना, उनके बीच में संप्रेषण होना चाहिए, बातचीत होती रहनी चाहिए, तभी बच्चे सीखते हैं। आपको पता है यही तो सब है सिखाने वाले, ये सहायक वातावरण यही तो है कि जहां पे बच्चे को मम्मी पापा से भी सपोर्ट मिल रहा है, सभी से मिल रहा है। बहुत सख्त, कठोर और सत्तावादी अध्यापकों को नियुक्त करें। अच्छा, जो बच्चों को बस मुर्गा बना दे, मार पीट दे, बाहर निकाल दे, ये तो एकदम गलत है। पढ़ाने के लिए मानकीकृत याद रखना, कहीं पर भी आए तुरंत गलत कर देना। नेगेटिव टैग वर्ड है, जो कि आगे आपको मैं बताऊंगी। टैग वर्ड्स जो कि सीटेट को क्लियर करने के लिए ना सबसे बेस्ट ट्रिक होता है टैग वर्ड। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें सही हो जाता है। चलिए, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, और आज जितने लोग भी देख रहे हैं ना, प्लीज आप जरूर इसको लाइक करो और शेयर करो। चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारक जो है वो विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है? गलत वाला, नेगेटिव वाला बताना है, क्योंकि बच्चे के ज्ञान की बात हो रही है, जहां पर बच्चे कुछ सीखे, बट कह रहा है कि सहयोग नहीं करता है। बाल केंद्रित तो ऑब्वियस ही बात है, हम तो बाल केंद्रित पे ही फोकस करते हैं। अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा जो यूनिवर्सल हो, ये भी काफी अच्छी चीज है। आपने देखा टैग वर्ड्स जो मैंने आपको बताया, मानकीकृत, तुरंत पकड़ लोगे आप, यही नेगेटिव टैग वर्ड होता है, यही सही है, क्योंकि नहीं वाला पूछा था और यही नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। मानकीकृत का मतलब होता है ना स्टैंडर्डाइज कर दिया आपने, मतलब हर एक बच्चे के लिए सब कुछ फिक्स कर दिया। अब बच्चे का मेंटल लेवल सब कुछ अलग होता है, तो आप फिक्स कैसे कर सकते हो? अध्यापन का संरचनावादी, ये तो बहुत अच्छा है, संरचना कंस्ट्रक्ट कर रहा है बच्चा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही है।